नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी देव फौजदार आज इस शाम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे खास प्रोग्राम इंटरनेशनल ऑनलाइन आर्ट फेस्टिवल में। दोस्तों, इस समारोह की खास बात यह है कि समारोह में सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं होंगी, इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरेक्शन है, बहुत सारे सेशन है, बहुत सारी गुफ्तगू है और गीत संगीत भी है। तो इस गीत संगीत के साथ, इस इंटरेक्शन के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे इस समारोह की शुरुआत गुलाबों सिताबों के सॉन्ग क्या लेकर आया रे बंधु, क्या लेकर जाएगा के खूबसूरत गीतकार गायक विनोद दुबे जी से हुई थी। उसके बाद ये कारवां लगातार चलता रहा था। इस कारवे में संजू फिल्म के लिरिक्स जिन्होंने लिखे थे, यानी कि कर हर मैदान फतेह के गीतकार शेखर अस्तुतु जी ने अपनी बहुत बखूबी भूमिका निभाई थी अपने कविताओं के साथ। उसके बाद हमारे स्विगी अंकल यानी कि नरेश गोसाई अंकल भी लगातार इस कारवां का हिस्सा रहे हैं। रवि यादव जी हो, प्रमोद दहिया जी हो, या वो खास मेहमान जिन्होंने हमारे इस फेस्टिवल को खास बनाया, उन सभी का तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं। और आज हम अपने बहुत खूबसूरत मेहमान एक ऐसे व्यक्ति का स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने रंगमंच से बॉलीवुड के यहाँ तक के सफर में अपनी जिंदा दिली, अपनी सहजता और अपने अभिनय से बॉलीवुड को अपना कायल बनाया है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट गोदान कुमार की, जो कि धड़क, मरजावा जैसी फिल्मों में एक अच्छी भूमिका में बहुत खास यानी कि बहुत खूबसूरत अभिनय उन्होंने किया है। तो तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं आज हमारे अपने गोदान कुमार जी का। मैं गोदान जी के बारे में कुछ बातें आपको बता दूं। गोदान जी भोपाल रंगमंच से हैं, यानी कि मध्य प्रदेश रंगमंच से हैं। और कहते ना कि पूत के पैर पालने में ही दिखलाई दे जाते हैं, वैसे ही गोदान कुमार हैं। तकरीबन 8 से 10 साल के रहे होंगे, तभी से वो रंगमंच में शिरकत लगातार करते रहे हैं। नौटंकी, तमाशा, रामलीला, रासलीला हो या फिर कोई ऐसा घर का प्रोग्राम जो रंगमंच से जुड़ा हो, उसमें अपनी मुख्य भूमिका में नजर आते थे हमारे गोदान कुमार। उसके बाद संगीत नाटक अकेडमी 2006-7 की वर्कशॉप में उन्होंने हिस्सा लिया। पहले फेस की वर्कशॉप जो रेजिडेंशियल वर्कशॉप थी पंचगनी में हुई थी, जिसका आयोजन हुआ था, वहां उन्होंने बखूबी एक विद्यार्थी के तौर पर उस वर्कशॉप के एक हिस्सा रहे और अभिनय की बारीकियों पर उन्होंने काम किया। उसके बाद सेकंड फेज की वर्कशॉप में भी वो लगातार जुड़े रहे और उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में उन्होंने एडमिशन ले लिया। अभी काफी वक्त से मुंबई बॉलीवुड में सक्रिय है, लेकिन बात सिर्फ बॉलीवुड की नहीं है। आज भी उनके दिलो दिमाग, उनके रंग रंग में, या कहें कि उनके ब्लड में आज भी रंगमंच ही दौड़ता है। जब मैंने जैसे ही कहा कि गोदान भाई आज हम एक दिन आपका एक इंट्रो रखना चाहते हैं, आपका एक इंटरेक्शन रखना चाहते हैं रंगमंच से बॉलीवुड की यात्रा की तरह, तो वो सहज ही तैयार हो गए। तो ये सहजता, ये सरलता एक तरह से गहना होती है किसी अभिनेता का। तो आज हम ऐसे ही सरल, ऐसे ही सहज मगर हुनरमंद अभिनेता गोदान कुमार जी का तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं अपने इस खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है इंटरनेशनल आर्ट ऑनलाइन फेस्टिवल 2020। शायद हमारे मेहमान कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जुड़ नहीं पा रहे। हम कोशिश करते हैं और एक बार फिर से उनको मैसेज डालने की कोशिश करते हैं। जल्दी ही हमारे मेहमान हमसे जुड़ेंगे और हमारे बीच में हमारे गोदान जी होंगे। मैं उनको फिर से एक बार मैसेज डाल देता हूं। हम इंतजार कर रहे हैं अपने बहुत ही खूबसूरत साथी गोदान कुमार जी का। गोदान कुमार जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर हम अभिनय की बात करते हैं, अभिनय की बारीकियों की बात करते हैं, तो गोदान जी बखूबी उसमें एकदम परिपक्व और एक समझदार अभिनेता नजर आते हैं। आप जब धड़क फिल्म की बात करते हैं, मरजावा फिल्म की बात करते हैं, या फिर उन खूबसूरत नाटकों की बात करते हैं जो मंचित हुए थे अभिमंच, बहुमुख या सम्मुख रंगमंच पर, यानी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, तो वहां अपने अभिनय से हमारे गोदान कुमार भाई जी ने एक लोहा मनवाया है। और अगर हम बैक में जाते हैं तो संगीत नाटक अकेडमी की वर्कशॉप से लेकर भोपाल रंगमंच की बात करें तो हर जगह गोदान कुमार को एक अच्छे अभिनेता के तौर पर पहचाना जाता है। तो हम तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं हमारे खूबसूरत इंसान, सहज सरल व्यक्तित्व के धनी और हुनरमंद अभिनेता
गोदान कुमार जी का। तो गोदान जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। और 1 मिनट। हम बहुत औपचारिकता कंप्लीट नहीं करेंगे। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की एक खास बात रही है कि बहुत अलग अलग तरह की प्रतिभाएं यहाँ आई हैं, जैसे हम बता ही रहे थे अपने साथियों को। तो आज हमारे बीच में एक प्रतिभावान अभिनेता है, और हाँ बिल्कुल करेक्ट करेक्ट, एकदम आवाज एकदम सही है। तो आज हम स्वागत कर रहे हैं अपने गोदान कुमार भाई का, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से सिर्फ रंगमंच ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी अपना लोहा मनवाया है। और कहा जाता है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है मेरे यार। तो बस अभी हम बहुत खूबसूरत फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें हम गोदान कुमार भाई को देखेंगे, उनके अभिनय को देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और सीखेंगे। तो ये यात्रा ऐसी ही चलती रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच गोदान भाई, आप इस मंच पर आए। अरे थैंक यू सो मच कि मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए, ताकि कुछ बातें शेयर हो सकें, लोगों से मिल सकें। और होता ही है कि कोई एक्टर अगर अपनी बातें रखना चाहे तो कहाँ रखे, तो ऐसा ही कुछ मंच मिल जाते हैं बोलने के लिए, अपनी बातें शेयर करने के लिए। तो थैंक यू यस सो मच यस, बुलाने। हमारे बीच में शेखर अस्तित्व जी जुड़े हुए, उन्होंने जय हिंद वंदे मातरम लिखा हुआ है। और शेखर जय हिंद। अस्तित्व वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गीत लिखा था कर हर मैदान फतेह, संजू अरे फिल्म वाह, का। तो क्या बहुत बात। खूबसूरत इंसान है, बहुत अच्छे गीतकार हैं। तो तहे दिल से स्वागत करते हैं हम कि आपको वो भी सुन पा रहे हैं। वाह, तो ये बड़ी बात है कि एक बहुत अच्छे राइटर हमारे बीच में, तो कि यस यस, कुछ बातें हमारे बीच में वो भी कुछ पूछें। स्विगी अंकल भी जुड़े हुए हैं लाइव टू लाइव हाँ, हमारे सामने, वो भी आपको सुन पा रहे हैं। सचिन कथुरिया जी जुड़े हुए हैं, बहुत खूबसूरत अभिनेता, शान की आंख में एक खूबसूरत अभिनय दिखाने वाले। तो बहुत खूबसूरत लोग आपको देख पा रहे हैं और आपकी यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो गोदान भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से हैं। और मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां संस्कृति की बात करें, नाटक की बात करें, तो हर गांव में, हर कस्बे में, हर नगर में संस्कृति, नाटक, गीत, संगीत एक तरह से रग रग में बसा हुआ है। तो ऐसी जगह से आप हैं जहां से बहुत खूबसूरत इंसान, बहुत सारे अभिनेता, जिनमें अभी के ग्रेट एक्टर, अभी के रिसेंट में थिएटर में अगर बात करें तो आलोक चटर्जी गोल्ड मेडलिस्ट, और जहां बीबी कारण साहब अपना रंगमंडल चलाया करते थे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत खूबसूरत लोग वहां से हुए हैं, उनके बीच में से आप यहाँ आए हैं। और ये हमारा भी सौभाग्य है कि ऐसी नहीं, जगह ये से तो आप आए हैं जहां रंगमंच ब्लड में पाया जाता है। नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि भोपाल के रंगमंच में ना विविधता बहुत है, कि आप ये नहीं कह सकते कि भोपाल रंगमंच में सिर्फ एक ही तरह का रंगमंच किया जाता है। तो वहाँ हर तरह का रंगमंच आपको मिलेगा, शुरू से ही है। मतलब जब हमने समझना और जानना सीखा 97 98 से, जब हमने शुरू किया, तो हमारे भोपाल के जितने सीनियर एक्टर्स थे उन सबको देखा, अलग अलग फॉर्म्स देखे। हम एक तरफ हबीब साहब का थिएटर भी देख रहे थे, अलकनंदन सर को भी देख रहे थे, खुद हम भी थिएटर कर रहे थे, माइम शोज देख रहे थे। तो म्यूजिकल भी हो रहा है, रियलिस्टिक प्लेस भी हो रहे हैं, डांस ड्रामा भी हो रहा है, और डांस फॉर्म भी बहुत सारे हैं। तो हम भरतनाट्यम भी देख रहे हैं, कथक भी देख रहे हैं। तो वो जो सारा जो कल्चर है भोपाल के रंगमंच का, जो पूरा एक साथ आ जाता है, एक ही मंच पर आ जाता है। तो एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं जो नए शुरू में रंगमंच में आए हुए होते हैं, उनके लिए बहुत हेल्प होती है कि अरे यार, आप कहीं, आपको बाहर नहीं जाना है, आपको अपने ही शहर में, वो एक भारत भवन ऐसा स्पेस है, रविंद्र भवन ऐसा स्पेस था जहाँ पर आपको हर तरह का फॉर्म देखने को मिलेगा। दिल्ली से या अलग अलग शहरों से जहाँ पर अच्छा खासा थिएटर हो रहा है, वहाँ के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और जो यंग डायरेक्टर्स थे, तो वो लोग अपने प्लेस लेकर आ रहे हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के फेस्टिवल्स हो रहे हैं वहाँ पे, सुरभि थिएटर के फेस्टिवल्स हो रहे हैं। तो इतना ज्यादा एक्सपोजर था, स्पेस है, लोगों से बातचीत होती है, भारत भवन एक स्पेस है, कैंटीन है, तो वहाँ बैठ के अपने बड़ों से, सीनियर से, गुरुजनों से बैठ के चर्चाएं करना। तो चीजें, कहते हैं ना कि कुछ चीजें सुनते सुनते भी आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो हमारा तो नाटक करने के अलावा भी दिनचर्या ऐसी हो गई थी कि वहां जाएं, बैठें, बातें करें, चाहे कहीं भी मिले। तो सीखने की प्रक्रिया जो थी वो 24/7 चालू थी 96 97 के बाद से। तो ये बहुत अच्छा स्पेस था, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स थे, काम करने में मजा आ रहा था। और आप बच्चे होते हो तो आपका दिमाग 4 गुना ज्यादा भागता है जब आपकी 12 साल की उम्र होती है। तो आप सारी चीजें एक साथ ग्रैब कर लेना चाहते हो कि जो मिले समेट लो। डांस ड्रामा कर रहे हैं तो डांस ड्रामा समेट लो, माइम कर रहे हैं तो माइम समेट लो। देखेंगे कभी
इसका प्रयोग करने को मिलेगा तो करेंगे। और किस्मत इतनी अच्छी थी कि भोपाल में रहते रहते ही इसके प्रयोग हुए भी, तो जो आज तक काम आ रहे हैं। वाह, कहा जाता है कि संस्कार बहुत मायने रखते हैं और संगत का बहुत असर पड़ता है। तो जैसी संगत में हम रहते हैं वैसे ही विचार, वैसे ही कर्म हमारे हो जाते हैं। तो आप जिन संस्कारों से आते हैं, जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं, तो वहां के संस्कार में संस्कृति है, सभ्यता है बिल्कुल और नाटक है। तो वो बिल्कुल असर बिल्कुल आपके सारे व्यक्तित्व में दिखता है, आपकी विचारधाराओं में दिखता है, आपके कर्म में वो सारा चीजें दिखती है। तो बहुत खूबसूरत बिल्कुल। बात आपने कही। और सबसे पहला जो अब सवाल नहीं है, नॉर्मली बात है, जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं। तो एक जब हम थिएटर की बात करते हैं, नाटक की बात करते हैं, अभिनय की बात करते हैं, तो सबसे पहले थॉट की बात करते हैं कि वो कौन सा पल था जब जिस उम्र में आपके अंदर ये विचार आया कि आपको नाटक ही करना है, या आपको अभिनय ही करना है, या आपको रंगमंच ही करना है। तो वो कौन सी एज रही होगी और क्या स्थितियां थी आपके आसपास? नहीं, जैसे बात करें छोटे शहरों से जब लोग निकलते हैं, तो ये वो चीज खत्म हो जाती है कि आप तय करके कुछ आते हैं। वो अचानक से कुछ कुछ ऐसा हैपनिंग सा कुछ होता है और आप अचानक से इंट्रोड्यूस होते हैं रंगमंच से। और जब हम कभी बात करते हैं तो हमारे जीवन में अभिनय को लेके सबसे पहली बात वही शुरू होती है कि अरे यार, जब हम टीवी देखते हैं, हम फिल्म्स देखते हैं, तो जब हम किसी भी पुराने एक्टर्स को या किसी विलन को देखते हैं और हम एक फिल्म उनको देखते हैं कि अरे उनकी डेथ हो गई, और जब हम दूसरी फिल्म उनको देखते हैं तो अरे तो जिंदा है, तो दूसरी फिल्म में भी काम कर रहे हैं। तब कहीं हमारे मम्मी पापा या हमारे चाचा या हमारे फैमिली कोई मेंबर बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो एक्टिंग करते हैं, ये एक्टिंग, इसको एक्टिंग कहा जाता है, कि ये लोग अभिनय करते हैं, ये मरने का, हंसने का, रोने का। तो वहां से कहीं ना कहीं आपके जड़ में आता है, लेकिन जानते सब हैं। तो ऐसे की हैपनिंग हुआ कि 97 96 में मेरे बड़े भाई जो हैं वो बहुत अच्छी ड्राइंग करते थे, तो मुझे लगा कि मुझे भी चित्रकार बनना चाहिए। तो बाल भवन एक जगह है, संस्थान है, महिला एवं बाल विकास का उपक्रम है बाल भवन, बच्चों के लिए, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो हम चित्रकला सीखने के लिए गए थे। तो वही चित्रकला के बाजू में नाटक विभाग था, तो वहाँ हमारे जो गुरु हैं के.जी. त्रिवेदी सर, चच्चा, तो वहाँ एक नाटक की रिहर्सल चल रही थी। तो हमको लगा कि अरे यार, ये तो कुछ अद्भुत सा हो रहा है, कुछ लोग बैठे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, ढेर सारे बच्चे जमीन पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो अच्छी चीज है, करनी चाहिए। तो ये उस मोमेंट में शायद कोई एक अभिनेता कभी तय नहीं करता कि अरे ये मैं करूंगा तो मैं इसमें कुछ अच्छा कर जाऊंगा। वो एक मजे वाली बात है, वो एक 12 साल के दिमाग में वो अचानक से मजा आया कि यार इसको करने में मजा आएगा, तो चले गए। वो 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया, अब वो मजा आने लगा। तो खुशी मुझसे शुरू हुई कि मुझे अच्छा लग रहा है। बाद में दर्शक, परफॉर्मेंस और ये सब चीजें बाद में आई, जब आपकी बुद्धि विवेक थोड़ा सा काम करने लगा। लेकिन शुरुआती दौर तो मजे का ही था। लेकिन एक समय आया कि जब 2003, 2 या 3 में तो एक इंसिडेंट हुआ था। तो उस इंसिडेंट के बाद मैंने तय किया था कि नहीं यार, अब यही एक्टिंग ही मेरा प्रोफेशन होगा। लेकिन 5 साल मैंने, 6 साल ऐसे ही बताया कि ये मजे के लिए है, सब कुछ, सब मजे करने के लिए काम करना है। और वो मजे में ही बहुत सारी कुछ चीजें सीखी। तो वो एक छोटा सा इंसिडेंट था। गए थे ड्राइंग सीखने के लिए, दिख गया नाटक, और वो नाटक ऐसा आके आंख पे लगा कि, और उस वक्त स्कंद गुप्त की रिहर्सल हो रही थी वहां पे बाल भवन में। और मेरे बहुत फेवरेट पसंदीदा एक्टर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तानाजी राव, और वो अभिनय कर रहे थे। वो अभिनय आगे दिमाग में चिपक गया कि मैंने कहा ये बहुत जादुई गई है। तो कुछ वो तांत्रिक का अभिनय कर रहे थे, तो मैंने कहा ये करना है, मजे के लिए करना है। लेकिन अभी तय नहीं किया था कि मुझे थिएटर करना है। तो वो कहना कि आप एक उस उम्र में तय नहीं कर पाते कि मैं यही करूंगा। वो एक समय, एक चीज ऐसी आती है कि लगता है कि अब करना है, क्योंकि आपको लगता है कि जो चीज मुझे अचीव करनी थी, या जो चीज मेरे करने के बाद मुझे सामने से आनी थी, वो एक जो वहां से कोई एक एक्शन आना था, वो एक्शन कुछ भी हो सकता है। किसी के एक थपथपी भी हो सकती है आपके कंधे पे, किया तुमने बेटा बहुत अच्छा किया, या चलते शो में किसी का लाफ्टर हो सकता है, तालियां हो सकती हैं, किसी की गाली भी हो सकती है कि तुम अच्छा नहीं करते, तो आप जिद में आ गए कि नहीं मैं अच्छा करूंगा। तो वो कोई भी एक इंसिडेंट हो सकता है। तो वहां आप तय करते हो कि नहीं यार, अब तो मैं यही करूंगा। तो वो 2000-2003 की बात थी कि तय कर दे, नहीं अब ये रंगमंच ही करना है, अब यही मेरा जीवन है, मुझे कपड़ों की दुकान पे काम नहीं करना, ऑटो नहीं चलाना। तो मैंने कहा अब यही है जीवन। नाइस नाइस। अभी हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ते चले जा रहे हैं, और हम थैंक यू बोलते हैं पलाश श्रीवास्तव जी को। युवराज शर्मा जी जुड़े हुए हैं, आपके बहुत सीनियर हैं, सुपर डुपर सीनियर हैं। अरे दादा आपको प्रणाम। गॉड ब्लेस यू बोला है उन्होंने, गॉड ब्लेस यू प्रणाम गुलजार दादा। लिखा है। थैंक यू दादा, और थैंक यू सो मच। विनोद सर हैं हमारे साथ में, विनोद दुबे जी, वो विनोद भी जी आपको नमस्ते। शुभकामनाएं दे रहे हैं। थैंक साकेत यू सर। सौरभ हैं, रोहित जोशी हैं, लिख रहे हैं कि गोदान को देख आनंद आ गया, उम्दा एक्टर। हाँ, विनोद दुबे दुबे जी लिख रहे हैं।
हाँ, थैंक यू सर, क्योंकि साथ में काम किया इसलिए। हाँ, 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 हाँ। हाँ, तो एक खास बात, ये बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत हाँ, खूबसूरत तरीके से बताया कि आपके अभिनय की शुरुआत कैसे हुई। हम लोगों की अपनी-अपनी एक पृष्ठभूमि होती है। हम लोग जिन परिवारों से आते हैं, कोई 3 ही तरह की फैमिली होती है, लोअर फैमिली, मिडिल मिडिल फैमिली एंड हाई हाई फैमिली। 3 तरह की चीज़ें होती हैं। लोअर में भी अलग-अलग पार्ट बँटे होते हैं, अलग-अलग उनमें हम कैटेगरी, डीपली हाँ, नहीं हाँ। जाएँगे। तो मैं थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ पृष्ठभूमि, परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग के जिस परिवार से हम लोग आते हैं, ज़्यादातर किसान फैमिलियों से आते हैं हम लोग। जो भी छोटे-छोटे कस्बों से, छोटे-छोटे शहर से आते हैं, या तो किसान फैमिली से आते हैं, या छोटा-मोटा काम कर रही होती है फैमिली, बिल्कुल, बहुत बड़ा बिल्कुल, बिज़नेस नहीं कर रही होती। नहीं कर क्योंकि रही होती है। थिएटर में इतना साल देना, वही साल दे सकता है जो अपने आप को हीरा बनाने के प्रोसेस में लगेगा। हम तो पत्थर ही होते हैं। तो और सही बात। हीरा बनाने का अपना एक प्रोसेस है चोट खाना, और चोट वही खा सकता है जो इस तरह स्ट्रांग होगा, जो इस तरह की फैमिली से आएगा। वरना तो आजकल तरीके बहुत हो गए हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, करोड़ पैसा एक फ़िल्म में लगाओ और आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारे बीच में कोई नहीं, और आपने अपनी पहचान बिना किसी गॉडफ़ादर के, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी फाइनेंशियली सपोर्ट के आपने अपनी एक स्थान बॉलीवुड में बनाया है अपना। आज आपको लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हाँ, ये धड़क के अभिनेता है, हाँ, ये मरजावा के अभिनेता है, अरे ये एनएसडी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट है। तो आज लोग आपको पहचानते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके काम के बलबूते। लेकिन हम बात करें फैमिली की, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी फैमिली में होते हैं, तो थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे कि फादर क्या करते थे, या फैमिली बैकग्राउंड क्या था? कौन-सा गाँव प्रॉपर था? वैसे हम लोग बिलॉन्ग करते हैं बघेलखंड से। तो जी। सतना और सिमरिया के बीच में एक छोटा-सा गाँव पड़ता है जिसका नाम है सिमरिया। तो पापा बहुत साल पहले ऐसे ही कि शहर जाना है, गाँव में कुछ हो नहीं रहा है, तो वो शहर आ गए। तो मम्मी-पापा भोपाल आ गए रहने के लिए। तो बहुत ही लोअर मिडल क्लास से भी अगर एक क्लास नीचे थी, तो वहाँ से शुरुआत करी थी। तो पापा के पास शुरुआती दौर में कोई काम था नहीं, तो खेती-बाड़ी कर आए थे गाँव से। तो एक कुट-कुट भवन जहाँ मुर्गी फार्म था, तो पापा वहाँ पे काम करना शुरू किए कि वही 700-800 रुपए कुछ मिलता था उस ज़माने में, नया 89 या 90s में। तो वहाँ से तो हमने शुरुआती वही समय देखा कि लेकिन उस वक़्त ये अवसाद नहीं, मतलब ये लगता नहीं था कि ये कुछ गलती है या अपन बहुत गरीब हैं, और आज भी नहीं लगता, अगर वो चीज़ ना हुँ। होती तो। तो बस वही सरकारी स्कूल में पढ़ना, मम्मी का कहीं काम करने के लिए जाना, मम्मी खाना बनाती थीं, तो वो थोड़ा पापा और मम्मी का बैलेंस करके हम लोगों को पढ़ाना भी। तो एक बार छोटा-सा एक इंसिडेंट याद है कि मुझे किसी एक प्राइवेट स्कूल में डाल दिया था मम्मी-पापा ने। तो 1 महीने 2 महीने के लिए गया मैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, और फिर मम्मी-पापा की हालत खराब हो गई कि भाई फीस जमा करने के पैसे नहीं है, तो निकालो और सरकारी स्कूल में डालो। तो वो वहाँ से सरकारी स्कूल में आ गए, और वहाँ से फिर ज़िंदगी भर सरकारी स्कूल में ही रहे। हुँ, तो हुँ। एक इंसिडेंट था, फिर मम्मी भी काम करती थी, पापा भी काम करते थे, तो वो शुरुआती दौर हमने देखा है बहुत ज़्यादा कि खाने की प्रॉब्लम है। देखिए वो ख़ैर अब हाँ। बोलना अजीब-सा लगता है, छोटा-सा लगता है, लेकिन नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दौर वैसा ही था। फिर पैसे की बहुत प्रॉब्लम देखी है, फिर समझ में नहीं आया क्या करें, तो बचपन में एक जगह जब मैं 10-11 साल का या 12 साल का रहूँगा, तो मैंने दुकान में भी काम किया, मैकेनिक की दुकान थी, तो मैं वहाँ बाकायदा लून आके और इसके एक्टिवा पानी निकाल के साफ करना, और हमारे घर के हाँ, पीछे ही एक सोनी अंकल रहते थे, उनकी दुकान थी, तो वहाँ काम भी हाँ, करता था, ₹5 डेली मिलते थे और मज़ा आता था। और मतलब वो सच में एंटरटेनमेंट था कि सुबह आप हाँ, स्कूल जाते हैं 8 बजे, 12-1 बजे तक वापस आ जाते हैं और यहाँ पर आके अपना शाम तक 7-8 बजे तक काम करते हैं। क्या फिर वो बात भी छूट गया, क्योंकि वहाँ एक माँ का प्रेम जागता है कि बड़ी एक दिन कुछ महीनों काम किया, तो मैं धीरे-धीरे काला होने लगा। वैसे भी इतना कोई रंग सफ़ेद साफ नहीं है, लेकिन हल्का-सा काला होने लगा क्योंकि धुआँ लग रहा है चेहरे पे। तो माँ है। का हाँ, दिल रहता है ना कि बड़ा कोमल सा होता है, तो माँ बोलती है कि नहीं मेरा बेटा काला हो रहा है, मेरे को नहीं करवाना। तो माँ ने मना कर दिया कि नहीं आज से तुम नहीं जाओगे पीछे काम करने। तो वो भी छूट गया। फिर उसके बाद धीरे-धीरे अचानक से एक लाइफ़ चेंज हुआ, क्योंकि मैं जिस सर्कल में था, वो इतने ज़्यादा पढ़े-लिखे दोस्त जब 7वीं 8वीं में हैं, तो हम सारे एक ही कैटेगरी के लोग हैं, एक ही फैमिली, एक ही स्टेटस से बिलॉन्ग करते हैं। हाँ, तो हाँ। वो एक अलग ढर्रे में आदमी धीरे-धीरे कहीं न कहीं गलतियाँ करने लगता है। या आप कहीं नशे में चले हुँ, जाओगे, हुँ। या आप कुछ जुआ खेलने लगोगे। तो बिल्कुल। बाय गॉड ग्रेस मुझे 96 में ये जो इंसिडेंट हुआ छोटा-सा, 11 साल की उम्र में, कि मुझे वो बाल भवन जैसा कुछ मिल गया, और जैसे ही 96 में बाल भवन जॉइन किया, मेरी पूरी लाइन ही चेंज हो गई। मैंने वो अचानक से वो 2000 2001 आते-आते मेरा पूरा दिमाग ही चेंज हो गया। एक अलग तरह से सोचने की समझ पैदा हुई, और उसके बाद फिर धीरे-धीरे
फिर 2002 में एलबीटी ज्वाइन कर लिया, तो वहां से तो फिर पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। फिर आप बंसीदा को देख रहे हैं सामने खड़े हुए, आलूदा को देख रहे हैं, जिनको आपने कहीं उदय शहाणे सर को देख रहे हैं, भोपाल के बहुत रंगमंच के सीनियर अभिनेता। तो लगा कि यार अच्छा है वो दुनिया छूट गई। लेकिन जिस तरह की फैमिली से है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तब भी था, क्योंकि 2000 में छत्तीसगढ़ डिवाइड हुआ, अलग जी भोपाल का ट्रांसफर लिया, भोपाल जी वापस आए, तो कुछ केस हुआ और पापा की नौकरी चली गई। ओ, और ये केस चला लगभग 6-7 साल हाई कोर्ट में, जबलपुर में। तो वो समय, क्योंकि उस समय मेरे में समझ थी, तो वो एक जो एक फेज था वो 6-7 साल का, वो बहुत प्रॉब्लम वाला था। तो उसमें मैंने नौकरी भी करी, पेपर भी बांटे। फिर 2009 में मैं एक स्कूल में पढ़ाने भी लगा, क्योंकि 2006 में वर्कशॉप कर ली थी, तो मेरे पास एक सर्टिफिकेट आ गया था संगीत नाटक एकेडमी का। उसके बिहाफ पे मुझे नौकरी मिल गई बिलाबोंग स्कूल में, भोपाल में। तो वहां मैं जॉब करने लगा, तो उससे थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हुआ। लेकिन 2002 के बाद धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होने लगी थी, क्योंकि समझ में आ गया था कि हाँ, क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम फैमिली झेलती है, हम तो झेलते नहीं। हमारे माँ बाप तो हमें सबसे अच्छा रखना चाहते हैं। तो वो चीजें समझी। लेकिन जब समझ में आया कि नहीं, इस कंडीशन से पहले भी एक ऐसी कंडीशन थी जो इससे भी ज्यादा बुरी थी। लेकिन जैसे ही वो नौकरी का केस सॉल्व हुआ, तब से सारी चीजें धीरे धीरे पटरी में आ गई। तो वो लो मिडिल क्लास से भी उठ के वापस मिडिल क्लास में आ गए। तो थोड़ा सा ऐसा मेहनत थी। गोदन भाई, वो आपके व्यक्तित्व में ठहराव जो दिखता है ना, तो वो जो ठहराव जो दिखता है, जो सहजता दिखती है, वो व्यक्तित्व में ऐसे ही नहीं आती, वो लाइफ के अनुभवों के साथ आती है। और जिसने अनुभव नहीं किए उसकी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ठहराव, सहजता, सरलता आएगी, क्योंकि हर कोई व्यक्ति महान नहीं होता और यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती। तो अगर आपकी जय जयकार आज हो रही है, और ये तो शुरुआत है, सही बात है, तो हमें शुरुआत है, मालूम है तो कि कुछ आने भी वाले अचीव नहीं वक्त किया। में बहुत जबरदस्त जय जयकार होने वाली है। तो जय जयकार उसी की हुई है बिल्कुल। जिसने जितना दर्द सहा है। और थोड़ी मेहनत और तो मेहनत भी करी। ये मेहनत करी मतलब थी। वही दर्द मेहनत से ही कनेक्ट है, वही सही बात, सही मेहनत से बात ही है, सही कनेक्ट है। बात। हाँ, क्योंकि वही प्रोसेस है कि हीरे को बनने का अपना एक प्रोसेस होता है। जब तक उसको उस आग में नहीं तपाया जाता, तब तक वो पत्थर ही रहता है, कोयला रहता है। और सही बात। उस आग पे तपाने के बाद एकदम वो हीरा बनता है। और ज्यादा भी तप गया तो टूट जाता है। टूट जाता है। तो आप सही टूटे बात। नहीं, आप बिखरे नहीं, आपने अपने प्रोसेस को बरकरार रखा, तपाए रखा, और वो आज आपके व्यक्तित्व में, आपके अभिनय में साफ साफ देखा जा सकता है। बिल्कुल नहीं, तो सही। कई बार ऐसा हुआ भी मेरे साथ कि बीच में लगा कि मैं थिएटर करना छोड़ दूं। हाँ कई हाँ बार हुआ। हाँ मतलब ये मेरी चॉइस नहीं थी, ये परिस्थितियां वैसी बनती चली जा रही थी कि लगा कि रंगमंच छोड़ देता हूँ, क्योंकि इनकम का सोर्स नहीं आ रहा था, या कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, फैमिली भी है, एक भी करना है, मम्मी पापा को देखते थे। तो और जब थिएटर शुरू किया, तो थोड़ा सा जो आपकी एक फैमिली है, जिनको ये लगता है कि अरे यार रंगमंच में क्या होता है, क्योंकि वैसे भी जब हम थिएटर को एज अ प्रोफेशन अपना रहे थे, तो जो फैमिली मेंबर्स थे, मतलब जो आपके कुनबा है, वो आपको बार बार बोलता है कि रंगमंच तो कुछ होता ही नहीं। तो एक बहुत छोटा सा पापा इंसिडेंट एक शेयर करते हैं कि वो गांव गए थे शायद, वहीं रीवा, सतना में। तो वहां किसी ने बताया कि तुम्हारा छोटा वाला बेटा क्या करता है। तो उन्होंने बोला कि वो एक्टिंग वैक्टिंग करता है। तो बोलते हैं, अच्छा अच्छा, शादी में नाचता है, तो हाँ भांड है। तो उनके लिए वही है कि दुलदुल घोड़ी नचाना, जो हमारे गांव में नाचती है शादियों में, तो उनके लिए थिएटर करना, रंगमंच करना मतलब दुलदुल घोड़ी नचाना होता था। तो बोले ये तो कोई काम ही नहीं होता, ये कैसा काम है, इसको काम थोड़ी ना बोलते हैं। तो वो भी एक फेज था। फिर भोपाल में जितने भी फैमिली वाले थे, सब बोलने लगे नहीं यार ये बर्बाद हो जाएगा, ये थिएटर वाले, रंगमंच वाले, वो जाते हैं तो ऐसा हो जाता है, लड़के खराब हो जाते हैं। तो वो शुरू में बहुत अपोज हुआ। तो फिर पापा को भी बड़ा अटपटा लगता था। अभी बीच में मेरी एजुकेशन भी रुकी, मैं फेल होता चला गया 10th में। तो वो पापा पे और प्रेशर आया, मम्मी पे भी और प्रेशर आया। तो फैमिली वालों ने बोला कि देखो ये तो फेल हो गया है, अब ये थिएटर कैसे आ, ये तो थिएटर करता है इसलिए फेल हो गया, अब ये वही करेगा, ये ऑटो चलाएगा। तो पापा बहुत टेंशन था। तो वो 4 साल बहुत मुश्किल से बीते जब मेरी पढ़ाई छूटी। देन 2004 के बाद से वापस 10th दिया, फिर वापस पटरी पे आई चीजें। लेकिन जब एक समय आया, जब पेपर में फोटो आने लगे, भोपाल रंगमंच में थोड़ा सा लोग पहचानने लगे, तब लोगों ने बोला कि नहीं, हाँ हाँ पेपर में फोटो आता है, आज हमारे भांजे का फोटो आया है, या आज हमारे भतीजे का फोटो आया है, भाई का फोटो आया है। तब वहां से धीरे धीरे चेंज हुआ। और ड्रामा स्कूल के बाद तो फिर पूरी चीजें बदल गई थी कि अरे वो किसी नेशनल स्कूल में पढ़ने के लिए गया है, बहुत बड़ा स्कूल है, उनके लिए तो बहुत बड़ा ही है कि दिल्ली जा रहा है पढ़ने के लिए पहली बार लड़का हमारा। तो गांव के लोग तो वैसे ही सोचते हैं आज भी। आज बम्बई शहर में रह रहे हैं तो उनके लिए हम बहुत बड़े महानगर में रह रहे हैं। हमारे गांव में जो बुआ
मौसा फूफा सब रहते हैं। तो वही था, एक बीच में गौतम भाई, फ्रेज आया था। जी जी गौतम भाई, एक बहुत खूबसूरत बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी 16 साल से थिएटर कर ही रहे थे, 16 साल की उम्र से या 14 साल की उम्र से या उससे पहले से। हाँ, 11 तो 11 साल की आपने उम्र से। बहुत सारे लोगों के साथ भोपाल में काम किया था, और भोपाल में काम अच्छे लोगों के साथ आपने काम किया था, ऐसे भी नहीं था कि कहीं ऐसे ही काम कर लिया था। तो एक अच्छे लोगों के साथ आपने काम किया था भोपाल में। आपका अनुभव एनएसडी तक पहुंचने का, एनएसडी में एडमिशन लेने तक का आपका जो अनुभव था, उससे पहले आप संगीत नाटक एकेडमी की वर्कशॉप कंप्लीट कर चुके थे, रेजिडेंशियल, जहाँ रहना खाना था, आवासीय थी, जिसमें देश के विद्वान लोग आए थे, देश बहुत के बड़े बड़े भारतीय लोग लोग आए थे, जिसका एक हिस्सा मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। तो आए। हाँ, तो आपने इतना सब कुछ सीख लिया था, मतलब इस लेवल तक आपने सीख लिया था। उसके बाद जब एनएसडी आप गए, तो आप क्या अंतर पाते हैं कि एनएसडी के 3 साल के अनुभव और आपका जो पहला अनुभव था, दोनों में क्या क्या अंतर था? अनुभव तो, एनएसडी जाने का अनुभव तो क्या वो एक सपने जैसा, ड्रीम जैसा था। लोकेंद्र सर हैं, लोकेंद्र त्रिवेदी, वो भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक हैं और एमपी के ही हैं। तो वो भोपाल आते थे नाटक करने के लिए। तो हम लोगों ने भोपाल, जब हम 13-14 साल के, 2001 में, तो लोकेंद्र सर के साथ एक नाटक किया, और वो मैं बहुत प्यार करता हूँ उनको। मतलब वो रंगमंच को और रंगमंच के एथिक्स को समझाने वाले हैं लोकेंद्र सर। जब हमने उनके साथ एक नाटक किया था, डॉक्टर जवानी की प्रेम कहानी, तो वो हमको लेकर गए थे जब हमारा भारत रंग महोत्सव में शो था। शायद वो पहला या दूसरा भारत रंग महोत्सव था। तो वो पहली बार मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय देखा था, और वहां पे सारे मुझे कुछ कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखाई दे रहे थे। लोकेश सर ने बहुत सारे लोगों से मिलवाया भी, अभी मंच में शो भी किया। वहां मुझे पता चला था कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर अभिनय सिखाया जाता है, बताया जाता है कि देखो, आप रंगमंच एक विधा है, एक शास्त्र है, जिसको आपको, एक शास्त्र मतलब कोई भी एक ज्ञान जिसको आप क्रमबद्ध तरीके से सीख सकें। अब रैंडम नहीं है कि आप ए से जेड पे चले जाएंगे, आपको ए से जेड तक एक क्रम के हिसाब से आना पड़ेगा, उसमें बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। तो लगे तो बहुत अच्छी जगह है। अब वो शो के बाद सारी चीजें फेड आउट हो गई, अचानक से कुछ हुआ, पढ़ाई रुक गई। उसके बाद फिर जब एक अचानक से जब थिएटर करने लगे, तो जब भोपाल में रह के जब बाकी सारे लोगों के साथ थिएटर किया, तो सबके अनुभव अलग अलग। सब, वो कभी कभी कोई एनएसडी का एग्जाम्पल दे, फिर वो किसी डायरेक्टर का एग्जाम्पल दें, कभी कभी बीच में बंसीदा का नाम आ जाए, आलोक दा का नाम आ जाए, फिर टीकम दा का नाम आ जाए। तो फिर वही सारी बातें हों, तो फिर मुझे लगा कि यार, मुझको तो सपना था एनएसडी जाने का। तो वो जो सारा जो प्रोसेस था, तो वो जो क्रमबद्ध नहीं था, वो अलग अलग लोगों से अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में मिला हुआ नॉलेज था। मैं क्या उसको बांध नहीं पा रहा था कहीं पे, कि मतलब मैं माइम भी कर रहा हूँ, मैं डांस ड्रामा भी कर रहा हूँ, मैं वाचिक अभिनय में भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं इन सबको कैसे कनेक्ट कैसे करूं, जोड़ूं कैसे? तो बोलो एक ही माध्यम है कि भाई फिर से वो वापस जिंदा जगाओ, कि लॉ लगाओ कि वापस एनएसडी जाना है। और उसके जाने के बीच में फिर संगीत नाटक एकेडमी भी आ गई। 2006 में उसका फर्स्ट फेज हुआ पचमढ़ी में, फिर 2008 में उसका सेकंड फेज हुआ। तो सारी चीजें फिर मिली, क्योंकि जितने सारे डायरेक्टर्स थे, तो उनसे समझ में आया कि उनका जो रंगमंच का अनुभव है, वो किस तरह से ग्रो किया है, वो कैसे स्क्रिप्ट्स को देखते हैं, वो कैसे अभिनय के चरित्र का निर्माण किस तरह से देखते हैं, वो कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे चरित्र बनाया जाता है। और पूरा ओरिएंटेशन एक्टिंग का ही था कि अभिनय ही करना है, निर्देशन में कहीं जाना नहीं है। लेकिन वो भी समझ में आया कि निर्देशक अभिनेता को कैसे देखता है, कि जब मैं आपको एक चरित्र दे रहा हूं, तो आप कैसे उस चरित्र को लेके, और जो आपकी एबिलिटीज हैं, आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे मैच करके चरित्र बनाएगा। तो मुझे फिटिंग नहीं हो रही थी कुछ चीजें। संगीत नाटक अकेडमी से बहुत सारी चीजें समझ में आ गई, उसमें माहौल कहीं मिसिंग था। तो जैसे ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एग्जाम दिया, 2 साल में नहीं हुआ, थर्ड ईयर में हुआ था, थर्ड चांस में हुआ। जब गए, एक साल समझने में लगा, वो थ्योरी और ये सब। सेकंड ईयर एंड होते लगा कि हाँ, वो किस तरह, वो जो माहौल है, वो माहौल अचानक से आपको इन्हांस करता है आपके कैरेक्टर बनाने के लिए। तो वो माहौल ने बहुत हेल्प किया। और उस माहौल में हेल्प करते हैं आपके सारे सीनियर्स और आपके जूनियर्स। जो आपका काम, जो जूनियर्स हैं, वो आपका काम देख के बता रहे हैं कि दादा अच्छा था कि नहीं था, और जो सीनियर हैं वो बता रहे हैं कि नहीं, तूने यहाँ पे अच्छा नहीं किया, इसको थोड़ा बेहतर बनाया जा सकता है। अब माहौल ये मिल रहा है कि सुबह 7 बजे से लेकर मतलब 24/7 आप अपने ही किरदार के बारे में बात कर रहे हैं, आप मेथड के बारे में ही बात कर रहे हैं। अभिनय करते करते कहीं आप फंस गए, तो फिर सर हो गए, राजेश तेलंग सर हैं, हरीश खन्ना सर हैं, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, उनसे आप बात करोगे, सर यहाँ फंस गया, क्या करूं? तो वो कहीं एक मेथड से एक चीज निकाल के लाके देते हैं। फिर मुझे पूछते हैं कि सर ये आपने कहाँ से? तो बोला ये एक बुक है, या एक ऐसा कोई मेथड है, आप इसको समझ लो। तो जैसी मेथड समझा, क्योंकि उस वक्त इतने मेथड समझ में नहीं आते थे, जब उसका प्रोसेस समझ में आया, तो धीरे धीरे वो माहौल, फिर आपके बैच में कोई केरला से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई कश्मीर से है,
कोई महाराष्ट्र से है, कोई बिहार से है, तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग रंगमंच का तरीका, एक कैरेक्टर डिजाइन करने का तरीका, रंगमंच को देखने का, समझने का, खेलने का तरीका, वो जब सारी चीजें एक माहौल में जब आप लगातार बातें करते रहते हो, तो वो सारी चीजें जितने भी जाले होते हैं वो धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। तो धीरे धीरे वहां हुए, वो माहौल मिलना शुरू किया, क्योंकि मेरा रंगमंच का अनुभव था लेकिन उसकी कनेक्टिविटी नहीं थी, वो माहौल नहीं था मेरा। जैसा कि बहुत एक क्लीशे एग्जांपल देते हैं ना सब लोग कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो आप इंग्लिश माहौल में आ जाइए, आप सबसे मिली तो इंग्लिश में बात करिए, तो आपकी इंग्लिश जो है फ्लो में आ जाएगी। तो वही कि आप रंगमंच की बातें आपकी भोपाल में उतनी फ्लो में नहीं हो पा रही हैं, लेकिन वो 3 साल जब आप फ्लो में बातें करते हैं तो आपको हर सवाल के जवाब धीरे धीरे मिलने लगते हैं। और जब आपके साथ वही टीचर्स जब आपके इर्द गिर्द घूमते हैं तो आप कभी भी उनको पकड़ के पूछ सकते हैं कि सर ये बता दो या मैम ये बता दीजिए क्या हो गया। तो उसमें वही कि रीडू करवाना बार बार, जैसे अनु मैम हमारी बार बार की कोई भी सिचुएशन आप अचीव नहीं कर पाए तो वो रीडू करो उसको। तो रीडू करने में जब फिर आप मेथड लगाते हो रीडू करने में कि रीडू करना है तो मुझे क्या चीज हटानी है और क्या चीज लगानी है जिससे कि वो चीज निकल के बाहर आ जाए, वो जो मैम देखना चाह रही हैं या वो जो सीन का जो फील है वो बाहर कैसे निकल कर आएगा। तो वो प्रोसेस धीरे धीरे कनेक्टेड हुआ। अभी भी ऐसा नहीं है कि आप एकदम फ्लॉलेस हो गए हैं, अभी भी है कि धीरे धीरे प्रोसेस है, चल रहा है धीरे धीरे, और ये आजीवन चलता रहेगा। हर एक नया चरित्र आता है तो अपने साथ एक नई मुश्किलें लेकर आता है कि आप कैसे उससे लड़ेंगे और कैसे उसको नया रूप देंगे। तो हर बार एक नए चरित्र के साथ एक नया मेथड इवॉल्व होता है, और अच्छी बात है कि वो मेथड उसी चरित्र के साथ फिर डिसॉल्व भी हो जाए कि नए चरित्र के साथ नया मेथड। तो ये प्रोसेस वही फर्क था। एक भोपाल के रंगमंच ने बेस तैयार किया, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस तैयार किया, उसमें बिल्डिंग्स खड़ी करी और उसमें सारे जो माल था वो संगीत नाटक एकेडमी ने दिया, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में थोड़ी थोड़ी सी धीरे धीरे दीवारें खड़ी करके बिल्डिंग बनाना शुरू की। अभी वो चल रही है, धीरे प्रोसेस चल रहा है। कमाल कमाल का अनुभव रहा है और कमाल का अनुभव आपने शेयर किया अपना, बहुत कमाल की बात रही है। अच्छा एक बात और गोदम भाई, ज्यादातर क्योंकि आपने जिस लेवल पे थिएटर किया उस लेवल पे या तो हार्डकोर थिएटर वाला बन जाता आदमी या फिर उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता। तो अगर हम बात करें आज, क्योंकि आप अब सिनेमा में सक्रिय हैं, एक अलग सा सवाल है मेरा, तो आप संगीत नाटक अकेडमी से वर्कशॉप किए, इतना थिएटर किए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी आपने रंगमंच किया, आपकी सबसे अच्छी खूबी बात पता है क्या, कि आप मुंबई फिल्म में काम करने के बाद ही रंगमंच को आज तक नहीं छोड़े। आज भी हम लोग शायद जल्दी ही 2 नाटकों में काम करने वाले हैं। आप एमपीएचडी में बच्चों को ड्रामा पढ़ाने जाते हैं, उन्हें ड्रामा की तैयारी कराने जाते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी बहुत सारे कॉलेज में आप ड्रामा पढ़ाने जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं भूले। तो ये थिएटर से सिनेमा कैसे मन में आया? वो तो पहले जवाब में ही था ना कि जब हमारी शुरुआत होती है, जब हमारी फैमिली में कोई भी एक ऐसा मेंबरान नहीं होता कि जो रंगमंच से जुड़ा हो या राइटिंग लेखन से जुड़ा हो या संगीत से जुड़ा हो, तो आपको बताने वाला कोई नहीं है। तो हमारी सबसे अभिनय की सबसे पहली मुलाकात होती है सिनेमा, और तो वही शुरुआत है कि वो आपके दिमाग में एक इमेज रहती है कि अरे यार कितना अच्छा है ये, कितना एक अलग सी दुनिया है। तो उसमें दिमाग में चिपके थे गोविंदा थे या अजय देवगन या अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, तो ये सब लोग दिमाग में चिपके हुए थे कि यार ये क्या एक्टिंग है। और स्पेशली गोविंदा बहुत ज्यादा दिमाग में चिपके हुए थे। और एक फिल्म देख ली थी जिम की द मास्क, तो वो एक कहीं पटल में कहीं थी कि अरे यार ये चीज करनी है। तो मैंने थिएटर करते हुए अभिनय की गंभीरता को समझा, लेकिन कभी ये तय नहीं किया कि मैं जिंदगी भर सिर्फ रंगमंच ही करूंगा। ये मैंने कभी तय नहीं किया कि मैं सिर्फ थिएटर करूंगा। हाँ, थिएटर छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा शुरुआत था सिनेमा से जाना, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि रंगमंच ऐसा होता है। टीवी में देख के बताया कि अच्छा ये एक्टिंग होती है, ऐसे लोग एक फिल्म में मरते हैं फिर दूसरी फिल्म में जिंदा हो जाते हैं, एक फिल्म में ये इनकी वाइफ होती है, एक फिल्म में इनकी मम्मी होती है, एक फिल्म में वही हीरोइन होती है, माँ होती है, और एक फिल्म में वही वैम्प हो जाती है। तो किसी ने बताया ये अभिनय है। अच्छा, तो ये अभिनय है, यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। जब रंगमंच में आ गए तब लगा कि नहीं, इसकी गंभीरता और इसका एक इसको प्रेजेंट करने का तरीका, इसको समझने का तरीका, इसको दिखाने का तरीका बिल्कुल भिन्न है, अलग है। उसके कुछ नॉर्म्स भी उसके अलग हैं, उसके एथिक्स बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन अभिनय अभिनय है, चाहे दोनों माध्यम में करें, कैसे भी करें। तो वहीं से शुरुआत हुई, और कभी तय नहीं किया कि रंगमंच ही करेंगे या फिल्म ही करेंगे, दोनों विधा में काम करना। इसलिए रंगमंच भी कभी नहीं छूटा। और वो जो एक बचपन का एक बच्चे का जो 12 साल के बच्चे का सपना था कि मुझे सिनेमा में कभी अपने आप को देखना है, मैं अपने आप को पर्दे पे देखूं, वो सपना भी एक दिन पूरा हुआ। और थिएटर ने वो जड़ सिखाई, वो बेस सिखाया कि इसी विधा ने तुझे बनाया। क्योंकि वो तो कल्पना थी, जो आप टीवी पे देख रहे थे, वो पर्दे पर देख रहे थे,
वो एक कल्पना थी, लेकिन उस कल्पना को साकार करने के लिए जिसने बेस बनाया वो रंगमंच था। तो अगर आप अपने बेस को ही हटा दोगे तो आपकी कल्पना की जो बिल्ड वो कभी बननी ही नहीं। तो रंगमंच पकड़ के रखो। और हमारा ओरिएंटेशन भी ऐसा रहा है कि हम जब तक रंगमंच नहीं करते, और रंगमंच करने से क्या है कि किरदार आपको इतने सारे मिलते हैं, आपने इतने सारे नाटक किए हैं, आपको अलग अलग जोन के कैरेक्टर्स मिलते हैं। आप आरसी भी कर रहे हैं, आप रियलिज्म भी कर रहे हैं, आप म्यूजिकल प्ले भी कर रहे हैं, आप सारी चीजें माइम भी कर रहे हैं, डांस ड्रामा भी कर रहे हैं, मेलोड्रामेटिक भी हैं, क्लाउन भी कर रहे हैं। तो किरदार मिल जाते हैं। तो जब सिनेमा में आते हैं तो वो सिनेमा में जब कोई किरदार मिलता है तो लगता है कि ये किरदार तो मैं कर चुका हूँ, इससे मिलता जुलता कहीं किरदार है, तो फिर वही है कि इससे मिलती जुलती चीजें मिल गई हैं, तो उसको थोड़ा सा मोल्ड मोल्ड करके आप यहाँ सिनेमा में किसी किरदार में जोड़ सकते हैं। तो आपके पास मटेरियल बहुत होता है किरदार को बनाने में या गढ़ने में। और वही, और हमारी आदत में आ गया है, तो जब तक रंगमंच नहीं करते तब तक वो कैरेक्टर से जूझना, अपने उस चरित्र से जूझना, कहा नाटक के पहले क्या है, नाटक के बाद में क्या है, और मेरी एक एंट्री से दूसरी एंट्री के बीच में इस किरदार के साथ क्या घटा होगा, तो वो समझ के दूसरे दृश्य में वापस आना। तो ये सारी चीजें रंगमंच आपके बेस में वो बना देता है। तो ये सारी चीजें हेल्प करती हैं आपको कहीं सिनेमा में, क्योंकि आप उस सिनेमा के जिस सीन में आप नहीं है तो वो प्रोसेस आपके लिए ब्लैंक है। तो इस बीच में मेरे किरदार के साथ क्या हुआ होगा, तो वो सिनेमा की स्क्रिप्ट आपके थिएटर की स्क्रिप्ट बहुत हेल्प करती है, वहां पे नाटक बहुत हेल्प कर जाता है। तो ये है कि अगर आपका ओरिएंटेशन ही थिएटर है, आपका बेस ही वही है, तो कभी छूट ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप किरदार गढ़ने में। हेलो, तो शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रखा है। हाँ अभी आ गया, हाँ हाँ हाँ, नहीं बहुत खूब बात कही। मैं एक अपना अनुभव शेयर कर दूं गोदान भाई। संगीत नाटक एकेडमी नाट्यकुलम का 1 ईयर का डिप्लोमा था। भार्गव जी डायरेक्टर थे और हमारा इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू लेने वाले थे रतन थियम सर, पाणिक्कर सर, भार्गव जी और बहरुल इस्लाम जी, ये सब लोग थे। तो मैं जैसे ही अंदर गया तो रतन दा को देखते ही ना सिट्टी पिट्टी से गुम हो जाती है। आज भी जब भी उन्हें देखते हैं तो कुछ अजीब सा ही होता है। तो मुझे पता था उनके बारे में, पढ़ चुका था, पहले भी जान चुका था। तो मैं जैसे इंटरव्यू हो गया सामने ही थे, उन्होंने देखा तो बोले कि डिप्लोमा करके मुंबई जाओगे, हीरो बनोगे। अब सबसे पहला सवाल उनका यही था। तो मैं थोड़ी देर शांत हुआ और मतलब मैंने बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दिया। मैंने कहा सर मैं दोनों मीडियम में रहूंगा। मैं पहला बंदा ऐसा था उस डिप्लोमा में बोलने वाला कि सर मैं सिनेमा भी करूंगा, और उन्होंने मुझे निकाला नहीं, रिजेक्ट नहीं किया। हाँ मैंने बोला सर मैं थिएटर का भी नहीं छोड़ूंगा, हाँ लेकिन सिनेमा जरूर करूंगा, सिनेमा करना चाहूंगा, मौका मिलेगा तो करूंगा। हालांकि अभी अपनी खूबसूरती है। बिल्कुल, दोनों मीडियम, दोनों आर्ट फॉर्म अपनी जगह अलग अलग है। बहुत दोनों के लिए मेरे दिल में सम्मान है। और आज तो मैं थिएटर ही कर पा रहा हूँ, सिनेमा में तो इंटर भी नहीं किया। नहीं, लेकिन एक बात बहुत खूबसूरत है कि अभिनय अभिनय है। हो सकता है कि सिनेमा के और रंगमंच के बनने के प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जब आप अभिनय करते हैं तो अभिनय रंगमंच में भी वही है। समय का फर्क है, शॉर्ट्स का फर्क है, लेकिन अभिनय अभिनय है। वहां पर आपको अपने भावों को नहीं, अपने तीनों माध्यम शरीर, मन और दिमाग से ही निकालना पड़ता है। तो माध्यम तो वही है, अभिनय तो एक ही है। तो वो मजा है, अलग अलग फॉर्म में मजा है। जैसे अभिनय में तो कितने सारे रंगमंच में तो कितने सारे फॉर्म है ना। ये ऐसा तो नहीं कि सिर्फ रियलिज्म ही करना है, उसमें भी पारसी है, क्लाउडनेस है, उसका भी एक मजा है, उसका भी फ्लेवर। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि सिनेमा और थिएटर में अंतर बताते हैं, निरंजन गोस्वामी जी। तो बोलते हैं कि सिनेमा में क्या नहीं करना ये आपको ध्यान देना है, और थिएटर में क्या करना है और क्या कर सकते हो और क्या कर सकते हो ये आपको ध्यान देना है। हाँ, मिनिमम और मैक्सिमम की बात है। हाँ वो गुरुजी बहुत अद्भुत बात बताते हैं। अच्छा गोदान भाई, हमारी ये यात्रा आ गई, एनएसडी तक पहुंच गई। एनएसडी का आपने अनुभव शेयर किया। अब हम बात करते हैं कि जब आप एनएसडी पास आउट करने के बाद जब आपने डिसाइड किया कि अब आपको बॉलीवुड करना है, कैमरा करना है, तो आप मुंबई आए। तो शुरुआती दौर में आपका अनुभव क्या रहा मुंबई के प्रति? क्योंकि आप एक भोपाल से होते हुए दिल्ली पहुंचे थे, पहले मध्य प्रदेश की राजधानी में थे, उसके बाद हमारे देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे, उसके बाद आर्थिक स्थिति में राजधानी जो बोली जाती है मुंबई बोली जाती है, और मुंबई को माया नगरी कहा जाता है। तो जब आप माया नगरी में पहुंचे तो आपका अनुभव क्या रहा शुरुआती? मुंबई अपने लाला लैंड में आए थे हम, मुंबई एक्टरों का लाला लैंड। तो वो ये कि एनएसडी से पास आउट हुए, लगा था कि चलो मुंबई जाएंगे।
पहले मन हुआ रेपेट्री देने का कि चलो रेपेट्री करते हैं, 2-3 साल रेपेट्री करेंगे, देन उसके बाद फिर भोपाल, फिर उसके बाद मुंबई। लेकिन हमारे एक सीनियर हैं अजीत दा, उन्होंने थोड़ा सा हमसे बात हुई, डिस्कस हुआ, सब कुछ हुआ, देन उन्होंने बोला कि नहीं समझे कि कुछ लोकेशन ने कुछ पूछा इसलिए मैं वहां पढ़ने लगा, सॉरी। तो भोपाल गए, तो भोपाल में थोड़ी देर रहा, फिर बीच में 5 दिन के लिए मैं मुंबई आया 2015 में। 5 दिन के लिए मैं आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं 5 दिन में परेशान हो गया। यहाँ घूमे, वहां गए, कुछ दिन एक दिन आराम नगर घूमे, कुछ लोगों से मिले भी, कुछ भी समझ में नहीं आया। और हमारे सीनियर हैं, सब जानते हैं उनको, विनीत कुमार सर दादा, तो उनसे एक दिन मिलने चले गए। उन्होंने कुछ 2-3 ऐसा सवाल पूछ लिए कि वो सब सर में से बाउंस करके निकल गया। लगा कि ये गलत टाइम है आने का। वो अचानक से एक एंजाइटी आ रही थी, फ्रस्ट्रेशन सा हो रहा था कि यार ये कुछ प्लान नहीं है कुछ, तो वापस चला गया। फिर शादी भी हुई, सब कुछ हुआ। देन उसका पूरा मेंटली प्रिपेयर किया कि नहीं अब मुंबई जाना है विद प्लानिंग। तो फिर जनवरी में यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद भी कुछ समय ऐसा ही बीता कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किससे मिलें, किससे ना मिलें, सीनियर से मिले कि ना मिले, भोपाल के जो थिएटर सीनियर्स थे उनसे मिले ना मिले। कई लोगों ने सजेशंस दिए कि नंबर दिए कि इनसे मिल लेना, उनसे मिल लेना, जो ऑलरेडी भोपाल से मुंबई शहर में काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे मिलूं। मैंने कहा नहीं यार, मैं थोड़ा कुछ अपने से कर लूं, देन उसके बाद मिलूंगा। तो वो 1.5 साल ऐसा बीता, ऐसा अजीब सा लगा कि क्या करना है, क्या नहीं करने के लिए आया हो। फिर कुछ चीजें तय कर आया था कि मैं ऐसे काम नहीं करूंगा, कुछ एपिसोडिक्स हो ये सब नहीं करूंगा। लेकिन वही होता है कि, और वो बहुत अच्छा हुआ कि जब आप एक अहम क्रिएट कर लेते हैं, एक हार्डनेस क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, और आपको फिर मजबूरी वो करना होता है। और जब आप करते हैं तो आपकी सारी चीजें, वो जो आपका एक अंदर जो एक ईगो बोल लो या एरोगेंस बोल लो, वो टूट जाता है। वो टूटा, फिर वो किया भी, और फिर बाद में रोया भी कि नहीं चलो ठीक है, जैसा भी है चल रहा है, अच्छी बात है, कर लिया, ये सीख है, एक समझ है। देन उसका फिर एक फ्रेज ऐसा आया कि समझ में नहीं आया, कि काम ही नहीं हो रहा है, तो वो भी मजबूरी में करना पड़ रहा है। और वो एक छोटे समय का वक्फा था कि 1.5 महीने का, कि कुछ नहीं था। और अचानक से ये 2017 में 1.5 साल ही हुआ, और 2017 में मैं एक फिल्म करी थी लाल कप्तान। तो लाल कप्तान का ऑडिशन देने के लिए गया था मैं MCCC मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी में। तो वहां मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं सौरभ, तो उन्होंने मुझे बोला कि तो वो एक फिल्म बन रही है, मराठी फिल्म है, उसका हिंदी रीमेक है, तो आप कल उसका ऑडिशन देने के लिए आ जाओ। वो मैं उसी फेज से गुजर रहा था उस समय। रात में कभी कभी रोना भी आ जाता था कि यार क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, और समय नहीं कट रहा है, दिन नहीं कट रहा है, कितनी फिल्में देखूं, कितना पढ़ूं। और उस फ्रस्ट्रेशन में पढ़ना छूट गया था। पढ़ता था तो अजीब सा लगता था कि यार क्या हो गया, मतलब मैं, और उससे थोड़ा सा पहले मैंने बीच में सुरनई थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था, ईला मैम और के रैना सर के साथ। वो मेरा बहुत अच्छा समय बीता, बहुत अच्छा समय। तो बहुत दिन भर आप रिहर्सल कर रहे हो, के सर को सुन रहे हो, मतलब वो परे था उनको बैठ के सुनना। वो जिस तरह से अपना नॉलेज शेयर करते हैं, वो जिस तरह से डिस्क्राइब करते हैं चीजों को, ईला मैम का प्यार और ये सब सारी चीजें, बहुत अच्छा समय बीता। फिर कुछ चीजें फाइनेंशियली प्रॉब्लम आया, तो कुछ चीजें कट ऑफ हुई। देन उसी के बाद से ही फिर फेज शुरू हुआ कि अब हैंडल नहीं हो रहा है मुंबई। देन उसके वो जब ऑडिशन दिया, वही फेज चल रहा था, और एक वो पीक पॉइंट आया कि उस दिन मैं रात में रोया खूब कि अरे यार समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और उसके 1-1.5 हफ्ते के बाद ही फिर सौरभ का फोन आया था कि सर आप गोदा भाई आपका हो गया है फिल्म में, और शशांक खेतान के साथ आपकी मीटिंग है MCCC। वो एक दिन रिलीफ की सांस थी कि चलो मुंबई ने पहली बार अपनाया तो कुछ तो काम आया, कि चलो जिस चीज के लिए आया था वो चीज पहली बार मैं फिल्म के सेट पे पहुंचूंगा। लेकिन उसमें भी एक अड़ंगा था कि आपके अलावा ऑप्शन में 2 लोग और हैं उस कैरेक्टर के लिए, तो क्या होगा। तो आप आ जाओ, देखते हैं, वो आप दोनों तीनों के ऑडिशन लेंगे, फिर बाद में उनके ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्टर पे कि शशांक सर लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। वो गॉड ग्रेस ऑडिशन शशांक सर को अच्छा लगा, उन्हीं के सामने किया, वो खुद मेरे साथ परफॉर्म कर रहे थे। तो वो उसके 4-5 दिन का कॉल आ गया कि आप लॉक हो गए हो। वहां से थोड़ा सा फिर वो जो फेज था वो धीरे धीरे फिर डिसॉल्व होने लगा। नहीं तो वो इस इंसिडेंट से पहले वो जो 2.5-3 महीने से बीते थे, मतलब मैंने सुरनई थिएटर ग्रुप छोड़ा है, और मैंने फोन किया था, मतलब मैंने अपनी वाइफ को फोन किया कि मैंने कहा अजीत है, अजीत सिंह पलावर, उन्होंने ही रिकमेंड किया था उस ग्रुप में, कि सुरनई थिएटर ग्रुप में, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा सही जगह पर हूं मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ।
और वो साल कैसे निकला मेरा मुझे नहीं पता। मतलब वो 2016 के 4-5 महीने के बाद ही मैंने सुरनी थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। मैं 4-5 शोज भी किए के सर के डायरेक्शन में, इलान के डायरेक्शन में। वो बहुत समय अच्छा बीता मेरा, वो बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या बोलते हैं, कमर्शियल थिएटर का और जो सेलिब्रिटी थिएटर होता है, क्योंकि के सर भी एक्टिंग कर रहे हैं, रवि झांकर सर एक्टिंग कर रहे हैं, अशोक भाटिया सर एक्टिंग कर रहे हैं, राहुल बग्गा एक्टिंग कर रहे हैं साथ में, इशिता अरुण साथ में एक्टिंग कर रही है। तो अपने आप में एक वो था कि यार आप एक ऐसे एक ग्रुप में काम कर रहे हैं जहां पर काम पहचाना जाता है, जाना जाता है, और जब आप काम लोगों को दिखाते हो तो आपको लोग बहुत चाव से देखते भी। आप इला अरुण जी के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। तो लेकिन जैसे ही वो ग्रुप छूटा, इन्हीं कारणों से वो फाइनेंशियल मेरी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हुई कि मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा था मुंबई में। देन उसके बाद से फिर ये धड़क तक कंटिन्यू रहा। तो कुछ बहुत अच्छे दोस्त भी हैं जिन्होंने बहुत हेल्प किया कि नहीं भैया आप परेशान मत हो, निराश मत हो जाएगा धीरे धीरे, आपको काम आता है, आप काम जानते हो। लेकिन देन वही कम से कम शुरुआत हुई। लेकिन वो 1.5 साल वो बहुत टफ था मेरे लिए, बहुत टफ था। लेकिन बस ये कि उससे लड़ लिए, इसलिए आज 4 साल कंप्लीट हो गए मुंबई शहर। क्या बहुत खूबसूरत, आपने बहुत अच्छी तरीके से मुंबई का एक तरह से कहें तो अब तक का सफर बता दिया। लेकिन अभी तो आप लोग आपको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, मानते हैं, जानते हैं। और आज गोदान कुमार जो एक छोटे कस्बे या छोटे शहर से जो चले थे, वो गोदान कुमार नहीं है। आज आप एक पेड़ बन चुके हैं। एक जो बीज अंकुरित हुआ था बाल भवन में, वो धीरे धीरे पेड़ का रूप ले रहा है, और अब वो पेड़ फलदार होने लगा है। तो लोग अब उसके पास आएंगे, फल लेंगे, फल मार्केट में जाएगा। तो आज वो आपका अपने जो बाल भवन में शुरू हुआ था, इसमें ये खूबसूरती है, इसमें ये खूबसूरती है कि हमें नहीं पता चलना चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि आपने क्या अचीव किया, क्या काम किया, कितना अच्छा काम कर रहे हो, ये हमें बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। स्पेशल जो कर रहा है, मुझे नहीं पता चलना चाहिए। अगर ये आप जैसे लोग हैं जो समझने जानने वाले लोग हैं, सीनियर्स हैं और जो लोग हैं, वो अगर कहें तो अच्छा है। अब खुद को नहीं मानना कि हाँ अभी कुछ ग्रो कर लिया है, अभी भी ऑडिशन दे रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, लग रहा है कुछ अच्छा बेहतर काम मिल जाए। और कभी अपने आप को नहीं माना कि आपको वो काम अच्छा आता है। जब भी नया चरित्र मिलता है तो जद्दोजहद तो वैसी की वैसी होती है। सामने वाले देखने वाले लोग हैं, वो अगर अप्रिशिएट कर देते तो लगता है कि हाँ थोड़ा सा अचीव कर लिया। लेकिन अपने आप में शायद कभी ना माने, क्योंकि बचपन में कभी एक हमारे सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि एक अभिनेता को जिस दिन ये पता चल जाए कि वो बहुत अच्छा अभिनेता है, उस दिन वो अभिनेता नहीं रहता। क्या बात है। तो वो नहीं खुद में होना चाहिए कि मैं अच्छा है, मैं काम करता हूँ, मैं रंगमंच कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ, अच्छा बात है, आपको लग रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे खुद नहीं फील होना चाहिए मैं बहुत अच्छा एक्टर। तो वही जिंदगी भर बना रहे, मतलब इसे भाषा में ना हो, ये मन में भी हो। वो बोला जाता है ना, बोलते हैं कि बड़ा होना और बड़प्पन थोड़ा सा अंतर होता है। सही बात, थोड़ा सा अंतर है, वो क्या सूद भर का फर्क है बस। हाँ, तो वो बड़प्पन आपके व्यक्तित्व में पूरी तरह से झलकता है, और हमें भी प्राउड फील होता है कि हम आपके मित्र हैं। तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी खुशी होती है। और वो आपकी सहजता, सरलता जो आपके संस्कारों में आपको अपनी फैमिली से मिली है, या भोपाल रंगमंच से जो आपको मिली है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के संस्कार जो आपको मिले हैं, वो बखूबी आपके व्यक्तित्व में दिखते हैं। वो कहीं कोई एटीट्यूड, कहीं कोई ईगो, कहीं कुछ ऐसा छलावा या फिर कुछ शॉर्ट रास्ता, ऐसा कुछ नजर ही नहीं आता। आपके व्यक्तित्व में एक ठहराव दिखता है जो लोग देख पाते हैं। मैं इतना गुणी नहीं हूं, लेकिन हाँ इतना तो हमें समझ ही आता है कि दूसरा इंसान है क्या, थोड़ा थोड़ा तो समझ ही आ जाता है। मेहनत कर रहा है बस। और ऊपर से ये भी हो गया कि भोपाल में बहुत कॉमेडी, एक हास्यास्पद किस्सा है कि वो मन में घर कर गया। वो कहते हैं ना कि बाल मन में कोई चीज अगर बैठ जाती है तो वो कभी जिंदगी में नहीं निकलती। तो ऐसे ही बाल भवन में कोई एक व्यक्ति आए थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि ऐसे यूं ही हाथ देख रहे थे, कुंडली थे, तुम कब पैदा हुए? तो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, समय बताया। तो बोला कि बेटा तुम्हारे जीवन में ना संघर्ष बहुत है, और तुम ना मेहनत ज्यादा करोगे तब तुम्हें फल थोड़ा मिलेगा। कुछ लोग होते हैं कि मेहनत थोड़ी करते हैं और फल उनको बहुत ज्यादा मिलता है। तो बोला तुम्हारी जिंदगी में तो बहुत मेहनत है, जब तक तुम किसी एक काम के लिए बहुत मेहनत नहीं करोगे तब तक वो तुम्हें अचीव नहीं होगी। वो बाल मन में घर कर गया, तो लगा कि यार हर काम के पीछे मेहनत कर लो, देखते हैं फल कितना मिलता है। तो आज भी वो जारी है कि लोगों थोड़ा मेहनत कर लो हर काम के लिए। मेरे साथ क्या रहा गोदन भाई,
मेरे साथ क्या रहा, मुझे भी किसी बंदे ने ऐसा ही कुछ बोला था, लेकिन मुझे बोला था कि तेरे भाग्य में आर्ट नहीं है, मतलब तू आर्ट में नहीं करेगा, तेरा बहुत संघर्ष रहेगा, ऐसा रहेगा। तो मैंने अंधा युग पढ़ा, और अंधा युग में वो जो झूठा अंधा भविष्यवक्ता जब गांधारी के हाँ पास और इनके पास जाता है, क्या बोलते हैं, अपने विदुर होते हैं वहां, तो वो अंधा भविष्यवक्ता से बोलते हैं, अरे तुमने तो भविष्यवाणी की थी कि कौरव जीतेंगे, हम्म तुमने भविष्यवाणी की थी कि कौरव जीतेंगे, तो बोलता कि हाँ मैंने ये बोला था, मैं था झूठा अंधा भविष्यवक्ता, और मैं बोला था कि युद्ध अनिवार्य है, युद्ध तो होगा और उसी से जीत होगी, विजय होगी कौरव दल की। लेकिन हम्म अचानक एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने सारे नक्षत्रों की गति को बदल दिया। बदल दिया। तो हाँ, तो विदुर बोलते हैं कि वो कृष्ण थे, वो प्रभु थे। तो बोलते कि प्रभु था या परात्पर था पता नहीं, लेकिन उस दिन से मुझे बिलीव हो गया कि जब कोई भी व्यक्ति अनासक्त होकर पूरे नक्षत्रों को चुनौती देता है अपने कर्म से, तो नक्षत्रों को अपनी दिशा बदलनी होती है। सही बात, तो चीजें बन तो जाती मैंने हैं वो फिर। जब पढ़ा था ना, तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी भाषा का बहुत प्रॉब्लम था मुझे, तो मैंने कहा जब हम्म, ये लिख दिया है, राइटर ने लिखा है, किसी योग्य व्यक्ति ने लिख दिया है, तो मैं किसी भविष्यवक्ता को नहीं मानता सही बात है, सही बात। तो वो होता बहुत, भी है, मेहनत हाँ मेहनत। एक ऐसे ही वो कठिन होती है ना कि एक दो किस्से हैं ऐसे कि मैं बचपन में मैं हल्का सा स्टैमर हाँ करता था, हल्का सा हकलाता था। और ये मम्मी से मुझे हाँ गिफ्ट मिला था, मेरी मम्मी हल्की सी कहीं कहीं बीच में हकलाती हैं। तो जब थिएटर शुरू किया था तो हल्की सी हकलाहट थी, जब तो कुछ अभी भी कभी कभी बीच में आता है, लेकिन हाँ उतना नहीं आता। तो बोला कि अरे यार तू कैसे लाइंस बोलेगा, और ये वो इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी, लेकिन वो एक टाइम के बाद हाँ बिल्कुल खत्म हो गया। तो वो मेहनत करी कि कुछ भी किया नहीं, भाषा अच्छे से बोलनी है, आराम से बात करनी है, तो वो धीरे धीरे सुधर गई। तो अब ना एक चीज सुधार ली, तो उस दिन ऐसा लगा कि नहीं यार, अगर कोई चीज गलत है तो आप सुधार सकते हो, उस पर सिर्फ बिल्कुल। मेहनत करने की जरूरत है। फिर जब मैंने एलबीटी ज्वाइन किया, तो मुझे डांस नहीं आता था, और बाराती डांस सभी कर लेते हैं। तो हाँ हाँ डांस ड्रामा में हम लोग एक प्ले कर रहे थे, प्रभात दा का डायरेक्शन था, प्रभात गांगुली सर का, चतुर बंदर, या ऐसे को तो चतुर बंदर है, बंदर ऐसे कुछ था। तो उसमें बंदर में अच्छा हम लोग सप्तृतीय ऐसी कुछ करके एक फेस्टिवल था, जिसमें एलबीटी के बहुत सारे डांस ड्रामास के छोटे छोटे चंक्स थे। हंगर स्टोन, रामायण, पंचतंत्र, अभिमन्यु, भैरवी, इन सब के छोटे छोटे चंक्स थे। तो मैं गया ही था 2002 में, और उस वक्त एलबीटी की 50th एनिवर्सरी थी। जी। गुदन भाई बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है, शायद नेट का हाँ, प्रॉब्लम हो रहा है। नेट का प्रॉब्लम शायद। अभी आया ना? हाँ अभी आवाज दोनों ने करो। मुझे बोला कि अरे वो कैसे डांस कर रहा है तू, है तो डांस करना नहीं आता। बोले ऐसे कभी डांस नहीं कर पाते। तो मुझे बड़ा बुरा लगा यार, मैं कहा मैं सच में डांस नहीं कर पाता, मुझे डांस नहीं आया। हम छाऊ सीख रहे थे, वो सारे जो हाँ डांस ड्रामास थे मोस्टली छाऊ बेस्ड थे। तो यार मैंने कहा नहीं, अब तो गलत हो गया। मैंने कहा अब तो करूंगा मैं। तो मेरे साथ एक और सहपाठी थे, तो उन्होंने तो छोड़ दिया। ऐसी बातचीत में कह रहे लोग नहीं करने देते, मना करते हैं, रोज रिहर्सल हो रही, तो उसने 3-4 महीने में एलबीटी छोड़ दिया। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा मैं यहाँ रह के डांस सीखूंगा, और मैं अच्छे कैरेक्टर्स करूंगा डांस ड्रामा में। और मैंने वाकई प्रैक्टिस करी खूब दिन भर। हमारे जो टीचर थे गिरीश मोहन था, वो बहुत एक्सरसाइज करवाते थे। सुबह 10 बजे से लेके 11 साढ़े 11 तक फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, 11 बजे से साढ़े 11 से लेके 1 बजे तक हम डांस ड्रामा के सीन्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपका डांसिंग पार्ट क्या है, वो कर रहे हैं। फिर 1 बजे से 2 तक ब्रेक हो गया, 2 बजे का हम डांस ड्रामा की रिहर्सल कर रहे हैं। खूब प्रैक्टिस करी, और मुझे इतना अच्छा लगा कि एक टाइम के बाद वाकई मेरे बॉडी में डांस दिखने लगा था कि हाँ मैं छाऊ थोड़ा बहुत करने लगा हूँ। और मैं प्रभात दा मुझे देख कर बोले थे कि हाँ अच्छा कर लेते हो। उस कुछ 1-1.5-2 साल के बाद ही गुल दीदी पसंद करने लगी थी, जो वहां की डायरेक्टर थी। तो लगा कि नहीं, मेहनत करेंगे तो हम कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं, मिल जाता है। और रुका भी, फिर वहां पे खूब डांस भी किया, फिर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी किए, रामायण किया पूरे पपेट शो में, अच्छे कैरेक्टर्स किए। और फिर उसके बाद मैंने कम से कम 7 7 साल, 5-6 साल कंटिन्यू किया। 2002 से लेकर 2007 तक कंटिन्यू किया। फिर 2007 के बाद से 2011 तक फ्रीलांस किया। मतलब मैं बाहर भी काम करता था, जब शोज होते थे एलबीटी के, तो जाता था 10 दिन 15 दिन रिहर्सल करता था, और शोज के लिए हम बाहर चले जाते थे, तो शो करके आते थे। तो फिर शोज के लिए जाता था फिर बस। तो वो लगा कि हाँ डांस थोड़ा सा बॉडी में डांस आ गया है, और जो कि बाद में बहुत काम आए। तो ये मेहनत करने से वो सारी चीजें बदल जाती हैं जो यस पॉइंट आउट होती हैं। यस यस। गोदन भाई
क्योंकि हम लोग धीरे धीरे समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका बहुत वक्त नहीं लेंगे क्योंकि वक्त बहुत अरे कीमती कोई नहीं, बोले बहुत वक्त है, बहुत वक्त है। है। नहीं नहीं क्योंकि हम नहीं लोग नहीं, कोई भाई बात भाई हैं तो वक्त है। हाँ नहीं वक्त तो है। और तो अच्छा गोदन भाई, एक आपने अपनी जर्नी जो कंप्लीट यहाँ तक की है, आज यहाँ आप एक अच्छी पोजीशन में, अपने लाइफ के बहुत सारे दौर देखे, बहुत सारा रूप देखा है लाइफ का, कभी छाव है कभी धूप है, आप दुख दर्द सारे इमोशन आपने देखे हैं, बहुत सारी चीजें देखी है। तो यंग लोगों के लिए जो अभिनय में आना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो आपने अपने जीवन से फील की हो कि ये बात बहुत मुख्य है, आपके अकॉर्डिंग मुख्य है, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने दर्शकों को या उस यंग लोगों को जो अभिनय में आना चाहते हैं? अभिनय वो मेहनत वाली बात है बस। मतलब ये है कि आपके साथ अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आप तो ऑलरेडी आगे ही हैं, लेकिन किस्मत के साथ अगर थोड़ी सी मेहनत भी आ जाए, थोड़ा सा क्राफ्ट भी आ जाए, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। और अभी मतलब मैं मुंबई में तो इतना ज्यादा मतलब जो बहुत ही, क्योंकि जितना बड़ा मुंबई है तो बहुत छोटे छोटे सर्कल्स हैं, तो मैं भी छोटे से सर्कल में रंगमंच के हूँ, बहुत बड़े बड़े सर्कल्स हैं, वहां तो अपन पहुंचे ही नहीं। लेकिन भोपाल थिएटर जो मैंने देखा है कि पता नहीं मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी या मुझसे पहले से लोग ये समझ गए कि मेरे बात के लोग तक समझते रहे। समझ ये थी कि अभी जब एनएसडी जाने से पहले कुछ 1-2 साल पहले तक और एनएसडी पास आउट होने के बाद, क्योंकि 3 साल में कुछ चीजें बदली, कुछ नए चेहरे भी आ गए जिनको मैं नहीं जानता था, और फिर उसके बाद भी 1-1.5-2 साल देखा। फिर मैं लोकरंग करने के लिए लोकेन सर, वहां पर जो एक लोकरंग करके फेस्टिवल होता है ये कल्चर डिपार्टमेंट का मध्य प्रदेश के, तो उसमें भी जाना हुआ। तो उस लाइट एंड साउंड शो में थिएटर के बहुत सारे लड़के आते थे शोज के लिए। तो मतलब यही एक चीज थोड़ी सी खलती थी कि ना पेशेंस नहीं है। वो मतलब बहुत जल्दी एक बहुत कॉमन वर्ड है जो हम सब लोग यूज करते हैं, बहुत जल्दी चौड़ में आ जाना, बहुत जल्दी लगने लगना कि अरे मैं तो बहुत अच्छा एक्टर बन गया हूँ, मैं मुझे 4 तालियां मिल गई हैं तो बहुत अच्छा काम करने लगा हूँ। तो वही जो एक जो घर में जो बात अपन ने बोली कि जिस दिन आपको लग जाए कि आप अभिनेता हो गए तो फिर तो आपने सीखना ही बंद कर दिया। तो उनमें मुझे ये देख बात करते समय लगता था कि यार ये अभी से मतलब ये 5 साल ही हुआ है थिएटर करते हुए, 3 साल ही थिएटर करते हुए, और गिनती के 20-25 नाटक किए, वो भी 20-25 नाटक भी बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप एक नाटक भी ईमानदारी से करो तो 20 नाटक बहुत होते हैं। लेकिन बोलते ऐसा कि मैंने 25 नाटक कर लिए, ये कर लिया, उसके 70-80 शोज कर लिए, तो लगता है कि इतनी जल्दी, मतलब इतनी जल्दी अपने आप को खत्म कर लिया, इतनी जल्दी भर लिया। तो वो जो पेशेंस है, वो जो सीखने की जो समझ है, जो ललक है, वो कहीं मिस हो गई। मतलब मैं सबको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग अब बहुत लगन से ही काम कर रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी मैंने भोपाल थिएटर में ऐसी देखी। मतलब ये कि वो सुनने की समझने की शक्ति अभी थोड़ी सी बंद हो गई है। और वो अगर रंगमंच के सीरियसनेस की बात करें तो अभी जो जैसे छोटे छोटे काम करते करते आपको लगता है कि अरे यार मुझे 150 लोगों ने लाइक कर दिया, या 1500 लोगों ने, या 5000 लोगों ने मुझे लाइक कर दिया, तो मतलब मुझे 5000 लोग पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो एक दिन किसी ने, हमारे एक सीनियर ने बोल भी दिया था कि अरे यार वो कौन सी मशीन होती है, जेबीसी। तो बोले जेबीसी की खुदाई देखने में लोग लाखों लाइक्स आ जाते हैं, उसमें मिलियन व्यूज हो जाते हैं। तो जेसीबी अच्छी एक्ट तो नहीं कर रहा है, तो वो लाइक्स पे और वो व्यू पे मत अपने आप को जज करो कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हो गया हूँ या मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया। अपने आप से जज कर लो। लेकिन वो बस यही थोड़ा सा एक लगता है कि थोड़ी मेहनत और थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा ये जो अपने अंदर की मैं आ गया, मैं स्वयं शंभू हो गया, तो वो थोड़ी सी गड़बड़ है और कुछ नहीं। मतलब अचीव कितना भी कर लो, मतलब जब वो कहते हैं ना कि आप कितना भी अचीव कर लो, आपके आगे कोई ना कोई है। आप कितना भी अचीव कर लो, आप अभिनय की बात करोगे तो यहाँ बहुत सारे एक्टर्स हैं, मतलब महापिता है, मतलब नसीर सर भी है, तो क्या एक्टिंग की बात करोगे उनके सामने कि मुझे अभिनय आ गया, मतलब आप तो उनके नाखून भी नहीं हुए। तो इतने सारे, मतलब एक एग्जांपल है ओमपुरी सर और बाकी बहुत सारे, जो जब मैंने उनको देखा था एक्टिंग करते हुए, जो पनिकर सर के ग्रुप में है, गिरीशन सर जो दुष्यंत करते थे, हर नाटक में लगभग वो मुख्य पात्र ही करते हैं। जब आप उनको अभिनय करते हुए देखते हैं तो आपको लगता है कि अरे आप अभिनय से भी बहुत दूर खड़े हैं, मतलब आप अभी अभिनय नहीं कर रहे हैं, अभी आप सिर्फ एक प्रस्तुत करता है, आपने कैरेक्टर सुन के कर दिया। जब आप गिरीशन सर को देखते हैं या सावित्री माँ को देखते हैं मणिपुर में, वहां उनको जब परफॉर्म करते हुए देखते हैं, या भोगेंदा को देखते हैं, कोरस में बैटरी में जब वो अभिनय करते हैं, जब वो कर रहे हैं, तो अब तो शायद हाँ, तो वो उनको जब आप देखते हो, और जब मैंने बचपन में देखा था हबीब साहब के ग्रुप में दीपक सर थे, दीपक तिवारी, हम लोग कभी परसों नरसों उन्हीं की बात कर रहे थे कि क्या अभिनय, मतलब वो हबीब प्रसंग एक फेस्टिवल हुआ था रविंद्र भवन में, तो सारे नाटकों में अभिनय कर रहे थे, तो ये अभिनय की पराकाष्ठा, ये अभिनय, हम तो कहीं भी नहीं।
तो अगर हम इतने ही छोटे में ही अगर हम भर गए, तो ये सारी चीजें जो हमें देखने को मिल रही हैं, ये कहाँ से आप अपने अंदर समेट पाओगे? जब आप के रैना सर को अभिनय करते हुए देख रहे हैं किसी नाटक में, तो आप कैसे समझोगे कि यार ये क्या अभिनय है? मतलब कैसे आप समेट पाओगे जब आपने ऑलरेडी अपने आप को अंदर कर लिया है, भर लिया है तो? तो बहुत है, आपके आगे बहुत सारे लोग खड़े हैं। बस ये है कि आपको अपनी ईमानदारी से वहीं खड़े रहना है, आपको अपनी मेहनत पे जो कहते हैं कि शरीर, मन और मस्तिष्क, मतलब आपका शरीर और आपकी दिमाग और आपका भाव, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप इस पे प्रैक्टिस करते रहिए बस। शरीर मतलब भाषा भी आ गई। इसमें मेहनत करते रहिए तो आप धीरे-धीरे, आराम-आराम से खसकते चले जाएँगे। तो एक मुझे हमारे जो डीन रहे शांतनु बोस, तो उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि वो एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि मैंने सर से बोला, "सर आप कितना पढ़ते हो यार?" तो उन्होंने बोला कि अनुराधा कपूर मुझसे ज़्यादा पढ़ती है। तो कितनी अलग कि मैं बहुत किताब तो अनु मैम है पढ़ने के लिए, बोले मुझे अनु मैम को क्रॉस करने के लिए किताबों में मुझे भी कई साल लगने। तो कितनी अच्छी बात है कि अनुराधा मैम मुझसे ज्यादा पढ़ती है। तो भैया आप कितना भी कर लो, आपके आगे बहुत सारे लोग हैं। बस ये कि आपको अपनी परिस्थिति, अपने पायदान पे खड़े होके आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है। बाकी आप धीरे-धीरे आपके पायदान आगे बढ़ेंगे और आप खुद नहीं बढ़ते, आपको लोग धीरे-धीरे पुश करते चले जाते हैं। अरे तू अच्छा कर रहा है, ये भी कर ले, तू अच्छा कर रहा है, हमारे नाटक में भी काम कर। भाई इसने बहुत अच्छा एक्टिंग किया, भाई इसको मैं अपनी फिल्म में लेना चाहता हूँ। तो आप अपना अच्छा काम कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपको लोग बुलाएंगे ही। आप धीरे-धीरे पुश होते ही जाएंगे और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स आज वर्तमान में हैं, जिनको आप देख रहे हैं सिनेमा में भी और रंगमंच में भी। दोनों में एकदम बिल्कुल डटे हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है उनको स्टेज पे देख के भी और सिनेमा में देखने के भी। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो बस वही है कि बहुत बखूबी मैसेज बहुत खूबसूरत आपने दिया है कि मेहनत से जी मत चुराओ और चौड़ में आने की जरूरत नहीं है भाई, हमसे बहुत बड़े-बड़े लोग पड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो हाँ, तो अच्छा गोवर्धन भाई, ज्यादातर लोगों का एक बहुत कॉमन सवाल होता है, ज्यादातर लोगों का, जब क्योंकि आप तो एक अभिनय टीचर भी हैं, अभिनय पढ़ाते भी हैं, तो ज्यादातर लोगों का सवाल होता है कि सर कोई अभिनय की टिप्स दीजिए। तो मैं चौंक जाता हूँ कभी-कभी, यार अभिनय की टिप्स क्या? बहुत मुश्किल है, अभिनय कोई ऐसा बहुत गुल का मुश्किल। पूरा कि मैंने तुम्हें दिया और सही बात है। तुमने समझ लिया। लेकिन उससे जुड़ा हुआ मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ दर्शकों की तरफ से, पता नहीं दर्शक पूछे या ना पूछे, आप अपने चरित्र की तैयारी किस तरह करते हैं? आपको जब कोई चरित्र दिया जाता है, कोई कैरेक्टर दिया जाता है, हम एक्टर की तैयारी नहीं, हम चरित्र की तैयारी की बात कर रहे हैं, तो आप अपने चरित्र की तैयारी कैसे करते हैं? क्योंकि एक्टर की तैयारी तो आपकी यहाँ तक हो गई, संगीत नाटक एकेडमी से लेके और होती रहती इंडस्ट्री है। यहाँ तक होगी, अब चरित्र की तैयारी कैसे करते हैं? प्लीज थोड़ा बताइए। एक मतलब ये ऐसे इसका कोई प्रोसेस तो नहीं है कि आप स्टेप बाय वैसा करते हैं। मतलब ये कि वो कभी-कभी ना, कभी-कभी क्या 99% ना चरित्र ही आपको बताता है कि आप मुझे कैसे बनाओगे। कि वो ही आपको रास्ता दिखाता है कि देखो मुझे इस तरह से परफॉर्म करो। एक बहुत ये था कि एग्जांपल था कि वो एक अभी के समय में तो बहुत बहुत आराम से एक चुटकी में आता है। पहले ये हुआ करता था कि आप बकायदा सोचते थे कि आपका एक चरित्र है, आप उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगाते थे कि हाँ ये क्वेश्चन मार्क है, ये एक चरित्र है। फिर जब हमको बताया गया कि पहले आप एक बार स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, फिर आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आपको अपने चरित्र के बारे में पता चलता है। तो जब आप अपनी लाइन्स बोलते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आप दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हैं और अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर आपने अपने बारे में आप लिख लेते हो कि अच्छा मैं इस तरह की सोच वाला व्यक्ति हूँ, जिसमें हम 4 चीजें बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि फिजिकल स्टेटस, मेंटल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस और सोशल स्टेटस। तो ये चारों चीजें आपने सोच ली हैं। उसके बाद फिर आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, देन उसके बाद फिर आप दूसरी बार स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं कि जब आप दूसरी बार स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तब आपको लगता है कि दूसरा मेरे बारे में क्या बोल रहा है। फिर आप ये नोट करते हैं कि अच्छा मैं अपने बारे में क्या बोल रहा हूँ, दूसरे मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या इन दोनों के बीच में कोई भेद है, क्या ये जो बोल रहे हैं वो सच है कि हाँ मैं कातिल हूँ, नहीं मैं कातिल नहीं हूँ। तो अगर मैं कातिल हूँ, ये मैं मानता हूँ कि मैं कातिल हूँ, तो फिर मैं उसके आंसर्स ढूंढूंगा कि मैं कातिल क्यों हूँ, कैसे हूँ, किन कारणों से कातिल बना। तो वो जो हर सवाल आपस में टकराता है, टकराते आपके उसके सवाल के जवाब आपको मिलते चले जाते हैं। देन उसके बाद फिर आप स्क्रिप्ट में से आपको मिल जाता है, कोई आपके बारे में बोलता है यार वो लंगड़ा के चलता है, तो आपको वही पता चल जाता है कि मैं लंगड़ा के चलता हूँ। वो चरित्र आपको सब कुछ बता रहा है, स्क्रिप्ट में ही आपको राइटर बता रहा है कि आपको क्या क्या करना है। अब वो लंगड़ा कैसे रहा है, अगर ये कहीं पर भी किसी दूसरे के संवाद में स्पेसिफाई किया गया है कि उसके दाएं या बाएं पैर में ऐसा कुछ है तो वो इस तरह से लंगड़ा के चलता है, और नहीं दिया गया है और सिर्फ इतना ही डायरेक्शन है कि लंगड़ा के चलता है, तो फिर वो आपके एक्टर के क्राफ्ट में आ गया कि अब मैं उसको कैसा लंगड़ा बनाऊंगा, कितना उसको ट्रुथफुल बना दूं।
तो धीरे धीरे वो कहीं जो मेरा था कि पहले मैं बॉडी डिजाइन कर लेता हूँ, जो मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं अपने हमारे बॉडी के हिस्से हैं जो हम माइंड में बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि हमारी बॉडी के 7 पॉइंट्स हैं, उसके सब यूनिट्स हैं, तो उसमें कहीं कहाँ कैरेक्टर कोई कुछ एक डिसेबिलिटी या एक एक्स्ट्रा शोल्डर बाहर, चेन अप, जो हमारी गुलदीदी बोलती थी कि हर किसी की अपनी एक बॉडी होती है, हर किसी की अपनी स्पाइन होती है। तो उस तरह में चले गए, वो बॉडी का आपने एक हल्की बॉडी तैयार कर ली जिसमें ज्यादा ओवर ड्रामेटिक या ओवर भी ना हो कुछ चीजें। देन उसके बाद आप जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो आपके जो नुआंसेस हैं, आपकी वो जो एक हिस्ट्री है, वो जो आपका जो आपको स्क्रिप्ट से जो मिलती चली जा रही है कि चरित्र कैसा है, ये किस तरह से सोचता है। एक घटना घटती है और उसी घटना को कोई एक बोलता है कि अच्छा किया, और एक दूसरा व्यक्ति बोलता है नहीं बुरा किया। तो अगर ये बुरा किया वाला कैरेक्टर मैं कर रहा हूं तो मुझे उस इंसिडेंट की इमेज ढूंढनी पड़ेगी इस चरित्र के दिमाग की कि ये इस इंसिडेंट को ऐसा बुरा क्यों बोल रहा है, यानी कि जरूर इसकी कोई पास्ट हिस्ट्री होगी जिसको ऐसा इंसिडेंट बुरा लग रहा है, तो सामने वाले को सही क्यों लग रहा है। तो वो हिस्ट्री, हर एक लाइन का सबटेक्स्ट, हर एक लाइन की कहानी, क्योंकि हम बार बार कहते हैं ना कि हम चरित्र निर्माण के लिए उसकी पूरी जिंदगी बना लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने जो पूरी जिंदगी बनाई है वो ड्रामा हिस्से में, ड्रामा के पार्ट में वो पूरी की पूरी दिखे। आप जो ड्रामा में है, जो इस स्क्रिप्ट में गिवन सिचुएशन है, उस गिवन सिचुएशन से मिलती जुलती मेमोरीज जो आपके चरित्र के जीवन में कहीं होगी, उसको लेकर आना है। अब आप एक इमेज बना लें कि मेरे घुटने में कुछ एक खरोंच का निशान है। अब जब आपने सोच लिया, लेकिन उस पूरे फिल्म में या उस पूरे नाटक में उस खरोंच की कोई जरूरत ही नहीं है, वो कहीं उसका कोई रेफरेंस आता ही नहीं है, तो उसको बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ ठीक है, वो आपके सेल्फ एक्टर के लिए हो सकता है, वो सेल्फ ट्रेनिंग के लिए हो सकता है कि मैं कैसे इमेज बना लेता हूँ, लेकिन चलो ठीक है, कहीं यूज करूंगा तो करूंगा ना, नहीं करूंगा, लेकिन वो जरूरी नहीं। लेकिन कोई जब सीन है, उस सीन से मिलता जुलता एक मेमोरी का बॉक्स, वो अगर आप उस सीन के चलते समय आप सोच रहे हैं कि ये किरदार ऐसा ही सोचता है, और क्यों सोचता है, क्योंकि किसी ने इसके सामने बचपन में ऐसा किया था और वो बिल्कुल सही लगा था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ और सामने वाले के साथ ऐसा हुआ, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा हाँ इसने सही किया, मान के सही किया, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। तो वो जो सारी उसकी जो हिस्ट्री है उस सिचुएशन से मिलती जुलती, आप वो बना लीजिए ताकि आपको एक मोटिवेशन मिल जाए, आपको एक कारण मिल जाए वो संवाद बोलने का, और उस संवाद के पीछे की कहानी आपके दिमाग में, आपके बैक ऑफ माइंड कहीं चलती रहे, तभी वो संवाद ट्रूथफुल हो पाएगा, तभी वो संवाद का कारण समझ में आएगा कि ये क्यों बोला जा रहा है या किस लिए बोला जा रहा है। और फिर सेकंड चीज ये हिस्ट्री, और उसके बाद कौन कौन से संवाद प्रेजेंट में बोले जा रहे हैं। कोई संवाद ऐसे होते हैं जो वहीं खत्म होते हैं, वहीं शुरू होते हैं, उनकी जिंदगी बहुत छोटी होती है। जैसे कहते हैं ना कि हमें बार बार बोलता हूँ कि शारीरिक सुख बहुत छोटे समय के लिए होता है, लेकिन मानसिक और भावनात्मक सुख बहुत लंबे समय के लिए होता है, वो जिंदगी भर आपके साथ रहते हैं। किसी ने आपके साथ अच्छा कर दिया होगा, वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, और उसने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। शारीरिक सुख भूल जाता है, आपको यहाँ पे कोई मरहम लगाता है, चोट लगती है, मरहम लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन वो 2-3 दिन या हफ्ते भर के बाद खत्म हो जाता है, या चुटकी होती है तो वो खत्म हो जाती है। तो वही कि वो जो सुख है, तो वो वही, उस सबकी अपनी एक लाइफ है, सबका एक जर्नी है, तो वो किसी एक संवाद की जर्नी वही है, वही जन्म लिया और वही खत्म कर गया। उसमें कोई हिस्ट्री नहीं है, उसमें कोई पास हिस्ट्री नहीं है, उसमें प्रेजेंट सिचुएशन है। दो जो अभिनेता सह अभिनेता एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, उनके बीच में जो सिचुएशन जो राइटर ने ड्रामा में दी गई है, वो सिचुएशन का भाव वहीं शुरू हुआ, उसने अपने संवाद में लेकर आया, अपने शरीर में लेकर आया, मस्तिष्क में आपने उसकी एक छवि बनाई कि मैं क्या बोलूंगा, और आपको संवाद से पता है कि आपका भाव क्या निकलेगा उसके साथ, किस भाव में क्या भाव है, क्या संचार, आपने वो निकाला, बोला, और वो वहीं खत्म हो। जल्दी पास हिस्ट्री या मेमोरी की जरूरत पड़ती है। तो यही वो कहानी है, यही वो पात्र है, वो जो पात्र है वही आपको बता देता है कि अब देखो आप मुझे इस तरह से प्ले करोगे। और ये शायद कहने में आसान लग रहा है बहुत मुश्किल, क्योंकि आपने समझा है अभिनय को, चरित्र के निर्माण को कहीं टुकड़ों टुकड़ों में और कहीं ब्रैकेट्स में जमा के उसकी कनेक्टिविटी बनाई है, तो हमें लगता है कि ये आसान है कि आप बस उस इमोशन गिवन सर्कमस्टेंसेस जो हैं, आप उसमें उसका लॉजिक पकड़ के वो किस लिए आया है और वो क्या चाहता है ये बोलने पे, अगर आप उस समझ के बोल दोगे, क्योंकि आपने शारीरिक निर्माण कर लिया है, आपका फिजिकल स्टेटस, आपका मेंटल स्टेटस, आपका फाइनेंशियल स्टेटस और आपका सोशल स्टेटस, ये चारों चीजें अगर आपके दिमाग में क्लियर है, मतलब फिजिकल में आपकी आवाज और सब कुछ आ गया, वो चीजें क्लियर है, तो आपको संवाद बोलने में तकलीफ होगी नहीं, वो सब कुछ बना देगा। एक छोटा सा कि जब संगीत नाटक अकेडमी वर्कशॉप चल रही थी 2008 में, तो जब रतन जी हमें क्लास लेने के लिए आया था, तो उन्होंने इस तरह का एक मेथड बताया था कि आप एक बोर्ड पे किसी आदमी का एक इमेज बनाएं और उसके पेट में क्वेश्चन मार्क का निशान लगा दें,
और स्क्रिप्ट पढ़े, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उससे जैसे लगे रहो मुन्ना भाई में ये होता है कि जो मुन्ना को सवाल पता है वही गांधी जी उसको जवाब देते हैं, जो मुन्ना को नहीं पता वो गांधी जी उसको जवाब नहीं देते। तो यही चरित्र और अभिनेता का रिश्ता है कि आपको जब आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे और आपको वहां पर वो क्वेश्चन मार्क पेट में दिखाई दे रहा है तो उसको पता चलेगा कि मेरा नाम महेंद्र नाथ है। अच्छा, तो महेंद्र नाथ ऐसा क्यों है, संवाद में पता चलेगा। सावित्री उसके बारे में कुछ बोलेगी, अशोक उसके बारे में कुछ बोलेगा, बिन्नी किन्नी ये सब उसके बारे में कुछ बोलेंगी, ये कुछ बोलेगा। तो जैसे वो बोलता जा रहा है आप उसको लिखते चले जाओ, शुरू से लेके शुरू तक तू कहाँ रहता था, क्या करता था। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि आपने अपनी एक्टर की ट्रेनिंग करके रखी है, आपका शरीर, आपका मस्तिष्क और आपकी भावनाएं ये आपके कंट्रोल में, आपके भाव ये आपके कंट्रोल में, और सामने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है किसी एक स्केलेटन में, एक बनाए हुए इमेज में, और अब आप मुन्ना बन जाते हो और सामने वो जो इमेज है वो गांधी जी बन जाती है। और आप उससे पूछते हो कि भाई तेरा नाम क्या, तो वो बताता है कि मेरा नाम फलाना आदमी, मेरा नाम महेंद्र नाथ है, मोहनदास करमचंद गांधी नाम है मेरा। तुम चलते कैसे हो, मैं ऐसे चलता हूँ लाठी लेके। अच्छा, आप सफेद कपड़े क्यों पहनते हो, मैं फलाना ऐसे कपड़े इसलिए पहनता हूँ। तो आपको जो जो आप सवाल पूछ रहे हो वो आपको बताएगा वो सवाल, और आपके शरीर ने, दिमाग ने और भाव ने ट्रेनिंग करके रखी, अभिनेता की तैयारी करके रखी, आपकी चीजें हैं। आप धीरे धीरे सवाल करते करते उसके पास तक जाते हैं, आपका शरीर भी बन जाता है, आपका मस्तिष्क भी वैसा तैयार हो जाता है और आपकी भावनाएं वैसी तैयार हो जाती हैं। आप उस चरित्र को अपने ऊपर ओढ़ते हो, आप अचानक से वैसे बन जाते हो, आप परफॉर्म करते हो। और वो चुटकी वाला भी हो सकता है कि मतलब तुरंत स्विच ऑन स्विच ऑफ भी हो गया कि आप तुरंत, तो वो अपने जो नाट्य शास्त्र का है कि एकदम सीधे पात्र में गए और आप फिर एक चरित्र आपने दिखाया और अचानक से फिर आप अभिनेता हो गए, तो तुरंत आना और जाना। तो गए, आपने परफॉर्म किया और आपने उस चरित्र को वहीं छोड़ के वापस उतार के आप वापस अभिनेता के दायरे में आ गए। तो ये उसका प्रोसेस हो गया। और यही अगर आपको कोई दूसरा चरित्र मिलेगा, तरीका वही हो सकता है चीजें समझने का, लेकिन उस तक पहुंचने के जिगजैग में फर्क हो सकता है। जैसे वो दिल की धड़कनें चलती हैं तो कहीं छोटी बड़ी सीधी लाइन, तो चरित्र तक पहुंचने के तरीके, मतलब टास्क अलग अलग हो सकते हैं। ये बहुत मल्टीपल कैरेक्टर है तो हो सकता है कि आपको ज्यादा मेहनत लगे, लेकिन बेसिक तरीका यही है कि आप उसके चरित्र के बारे में सब कुछ जान लें, उसे पूछ लें, मतलब उसको गांधी जी बना दे और खुद मुन्ना बन जाए। तो ये रतन दा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, और ये कैरेक्टर डिजाइन में बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। और वो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अब वो हमसे सवाल कर रहे हैं, अंधायुक्त पढ़ा रहे थे वो, तो वो इसी कैरेक्टर के बारे में बात है। तो जब आपको अश्वत्थामा के बारे में सब कुछ पता चलता जा रहा है तो धीरे धीरे ना वो क्वेश्चन मार्क को मिटाते जा रहे थे। नाम क्या है अश्वत्थामा, तो नीचे से बिंदी मिटा दी। फिर आपको पता चले किसका बेटा है, तो इनका बेटा है, तो फिर एक छोटी सी लेयर मिटा दी। जब आपको अश्वत्थामा के बारे में सब कुछ पता चल गया, उसके जन्म से लेके उसके वहां तक, मतलब लास्ट प्ले के अंत तक, तब तक वो क्वेश्चन मार्क पूरा मिट चुका है। अब आपको सब पता है, अब आपको सिर्फ संवाद को अपने सांसों में, अपनी ब्रीथ में ढालना है कि किस तरह से वो बाहर निकलेंगे साउंड के साथ, बस आपका मैजिक वहीं शुरू हो जाएगा। और उस सांस को कितने अच्छे से खींच के, और उस भावना, मतलब भावना, सांस से ही भावना पैदा हो रही है, भाव पैदा हो रहा है, तो उनके अंदर कितनी गहराई है, उस गहराई, जितनी ज्यादा गहराई होगी, आप भाव में जितने गहरे जाएंगे, उसका अभिनय, आपका अभिनय उतना बाहर निकल कर आएगा। तो आप जाइए गहराई में, आपका अभिनय और दिखेगा। आप जितने गहरे जाएंगे आपका अभिनय और उतना ऊपर आता चला जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, और ये बहुत जड़ कर गया, 2008 में दिमाग में बैठ गया था कि अरे यार अच्छा तरीका है कैरेक्टर डिजाइन करने का। तो शुरुआत में ये किया, खूब बुक्स लिखी, अपने हर स्क्रिप्ट के हर एक पन्ने के बीच में व्हाइट पेपर फंसा लिया, और जो भी समझ में आया, आड़ा टेढ़ा जो भी समझ में आया, वो व्हाइट पेपर पे लिखना शुरू कर दिया। और कुछ समय के बाद जब चीजें थोड़ा सा आशु हो गई कि तुरंत दिमाग में आ जाती हैं, फिर एक प्रोसेस छूट जाता है आपका, लेकिन वो दिमाग में कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ माइंड पड़ा रहता है, तो वो अभी भी वो प्रोसेस आता ही आता है। लाइंस पढ़ के ही समझ में आता है कि इसको कैसे बोला जाएगा, क्या सिचुएशन, ये क्या चाहता, क्या है ये चरित्र। तो बहुत अच्छा प्रोसेस। तो ये अभी भी नए लोग अभिनेता जो देख रहे होंगे ना, ये इतना जबरदस्त जवाब आपने दिया है। एक तरह से कहे ना कि एक क्लास का जो बहुत मुख्य सब्जेक्ट होना चाहिए चरित्र निर्माण, आपने इतने खूबसूरत तरीके से बताया है कि मतलब मैं भी आनंदित हो गया हूँ। और हमारे बीच में लोकेंद्र सर जुड़े हुए हैं, उनका धन्यवाद, आभार के बीच में जुड़े हुए लोकेंद्र विधि सर, और कंचन जरिया जुड़ी हुई है, उनका भी आभार, सत्यम अरख, इनका भी धन्यवाद, गौरव कुमार, हमारे मित्र यानी कि हम दोनों के मित्र यश योगी भी जुड़े हुए हैं, तो उनका भी धन्यवाद।
रिचार्ड, लोकेश सर आज इसके ही बहुत हम अच्छा, क्योंकि यश योगी बात कर रहे थे, यश के बारे में आज ही बात कर रहे थे। बैचमेट आपकी बैचमेट सिंसियरिटी के बारे में बात कर रहे थे यश आज ही, कि आप एक सिंसियर अभिनेता हो, जुझारू अभिनेता। श्री चक्रवर्ती जुड़ी हुई है, विनोद दुबे जी जुड़े हुए हैं, सबको धन्यवाद। थैंक ललिता यू। जी, हाँ ललिता जी को धन्यवाद, दीपिका जी को धन्यवाद, पलाश भाई, रिद्धि जोशी, जितने भी लोग हैं सबको दिल से आभार। और अब हम आखिरी पड़ाव की तरफ बिल्कुल हैं, बिल्कुल। और आखिरी पड़ाव पर हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हो सकते हैं आपसे, जो दर्शक सवाल कर सकते हैं। मेरे सवाल खत्म हो चुके हैं बोला और मैं रैपिड चाहता फायर। हूँ कि लेकिन बहुत आनंद आया। लिखा भी है, मुझे भी। मनीष कुमार सिंह लिख रहे हैं कि बहुत अच्छे से समझाया, समझ आ गया, मतलब उनको बहुत थैंक अच्छे यू से समझ में आ गया है। थैंक यू थैंक यू। तो अब हम चाहते हैं कि कोई आप हमारे दर्शक सवाल करें गोदान भाई से, कोई भी सवाल अभिनय से जुड़ा हुआ, और पर्सनल भी आप सवाल कर सकते हैं, और बहुत अनुभवी है गोदान भाई, बहुत बखूबी अच्छे से जवाब देंगे। तो कोई भी सवाल अगर है आपके पास, आप चाहते हैं कि गोदान भाई से पूछें, तो प्लीज। हाँ, अच्छा, वो धन्यवाद बोल रहे हैं, गौरव कुमार बोल रहे हैं कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस लवली सेशन। थैंक यू सो मच गौरव। गौरव, कोई सवाल हो, कंचन, दीपिका, मनीष, कोई भी सवाल आपका, तो गोदान भाई अभी आपके सामने है। बैठे हुए हैं। और अच्छा, ये मनीष कुमार सिंह पूछ रहे हैं आपसे सवाल, बेसिकली पटना से हैं और एयर इंडिया में जॉब करते हैं और एक्टर भी हैं। वाह ये आपसे सवाल वाह। कर रहे हैं कि कैरेक्टराइजेशन में मैनली एक्टर को और क्या दिक्कत आती है, सबसे मुख्य दिक्कत क्या आती है, मुख्य प्रॉब्लम क्या आती है एक अभिनेता को? ऐसा एक मतलब आप पर्टिकुलर पॉइंट आउट नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है उस एक्टर पे कि वो किन मुश्किलात से गुजर रहा है चरित्र के साथ। कई लोग भाषा पे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, भाषा उनकी ठीक नहीं है तो वो भाषा से लड़ते हैं। कई लोगों का देखा होगा आपने कि जैसे हम कहते हैं ना कि सुर ताल और लय, ये हर चीज में होती है। ये आपके शरीर की भी होती है, चाहे आप भाषा का प्रयोग ना कर रहे हो तो शरीर में भी होता है, संवाद में तो होता ही होता है, भाव में भी होता है, उन तीनों का समावेश। तो कभी कभी क्या होता है कि संवाद और शरीर मैच नहीं करते एक दूसरे से। कभी कभी होता है कि आपकी जो लय है वो आपकी भाषा से मैच नहीं, जो एक लय जो जा रही है संवाद से मैच नहीं करती है। कभी आपकी जो भाषा के साथ जो लय ताल है वो आपके मस्तिष्क यानी कि जो आपकी सोच है वो कभी उससे मैच नहीं करती है। तो इन तीनों का कभी कभी कनेक्शन नहीं हो पाता, तो वो कहीं कहीं मिस फिट लगता है। तो डिपेंड करता है कि वो अभिनेता किस मुश्किल से गुजर रहा है या वो किस समस्या से ग्रसित है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही सबको फ्लॉलेस बना देता है। मतलब आपका शरीर का जो लाल लय ताल और टेम्पो है, तो वो सारी चीजें वो उस लय ताल और रिदम, तो ये सारी उसकी भी तीनों चीजें, शरीर की भी ये तीनों चीजें, भाव की भी तीनों चीजें, ये तीनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तब कहीं जाके वो परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाता है। तो इन तीनों चीजों में से कहां अटक रहा है वो एक्टर को डिपेंड करता है। अगर उसको समझ में आ रहा है कि नहीं यार मेरी भाषा उच्चारण में है, लय ताल और पिच में, सुर में अगर कहीं गड़बड़ है तो आपको फिर उसको ठीक करना है कि मेरे तीनों एक साथ मैच नहीं करते। कहीं वॉल्यूम, कोई बोलता है वॉल्यूम बढ़ाओ तो आप पिच बढ़ा देते हो, कहीं कुछ बोलता है तो आपकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, कहीं होता है कि आपका हाथ, आप बोल स्लो पिच में रहे हैं और आपका हाथ बहुत तेजी से आता है, तो यानी कि शरीर का भी लय गड़बड़ है। तो एक्टर किससे जूझ रहा है, बस ये कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो, लय ताल और सुर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है आपके शरीर का भी, आपकी आवाज का भी, और आपके मस्तिष्क और आपके भाव का भी। शरीर मतलब शरीर में मैं उसको भी इंक्लूड कर देता हूं, आपकी मतलब है वो इंक्लूडेड ही है भाषा, लेकिन वो अपने आप में एक सेपरेट सब्जेक्ट है। लेकिन शरीर, दिमाग और भावना यानी कि आपके भाव, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है लय ताल और सुर का। अगर इन तीनों में किसी भी एक चीज की कमी है तो वो मिसफिट लगता है। तो अब आपको ये चेक करना है कि वो अभिनेता किस चीज से जूझ रहा है, भाषा से, शरीर से या भावना से। यस, विनोद जी लिख रहे हैं, विनोद दुबे जी, के आप दोनों गुरुकुल प्रशिक्षण दे रहे हो, गुरुकुल का प्रशिक्षण दे रहे हैं। आपका प्यार है विनोद सर हम लोगों के प्रति। बिल्कुल। एक सवाल और आया है, दीपिका है, दीपिका अभिषेक, और इनका सवाल है आपसे जुड़ा हुआ है कि
आप किस तरह के कैरेक्टर्स प्ले करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? नहीं तय किया, इसलिए नहीं तय किया क्योंकि जैसे ही तय कर लेंगे तो आप अपने उसको भी सीमा में लगा दिया कि नहीं यार ये प्ले करना है। और अभी और ये हो भी सकता है कि मैं आज से 5 साल या 6 साल के बाद इसका आंसर भी दे दूं कि मैं इस तरह का किरदार करना चाहता हूँ। लेकिन आज की परिस्थिति में, आज की बुद्धि और विवेक के हिसाब से मुझे लगता है कि अभी तक मैंने कोई तय नहीं किया कि मुझे, जैसे कह लो ना सपना होता है मुझे कृष्ण करना है। जैसे एक बार हमने एक ऐसे इंटरव्यू सुना था कि आमिर खान कृष्ण करना चाह रहे, तो वैसा अभी कोई सोच नहीं है। अभी लग रहा है कि अभी तो किरदार किए ही कितने, अभी पहले किरदार कर तो लें ढेर सारे, जब कर लेंगे तब लगेगा कि नहीं यार मैंने ये किरदार नहीं किया, अब मैं तय करूंगा कि नहीं यार मुझे ऐसा किरदार करना है। अभी तो 3 ही 4 5 ही किरदार किए सिनेमा में, नाटकों में भी लगभग इतने कोई बड़े बड़े किरदार नहीं किए हैं। एक ही मेमोरेबल किरदार, जैसा आप बड़ा कैरेक्टर कहते हैं, मैकबेथ किया है सेकंड ईयर में, तो वो एक वैसा किरदार है कि जिसको आप किरदार मानते हैं, जिनको लोग सपना मानते हैं, हैमलेट कर लेना, अश्वत्थामा कर लेना, या कालिदास कर लेना, महेंद्रनाथ कर लेना, तो इनको लोग बड़ा मानते हैं। तो अभी वैसा कोई सपना बनाया ही नहीं कि कुछ करना है। अभी तो लग रहा है कि जो आ रहा है सिखाने के लिए उसको आने दो, उस चरित्र को जियो। जब चरित्र करते करते एक समय निकल जाएगा, जब आप सारे चरित्र जो ऐसे हैं, जो आम जनजीवन से जुड़े हुए हैं, जो पौराणिक सभ्यता से जुड़े हुए हैं, पौराणिक नाटक हैं, जो ऐतिहासिक नाटक हैं, जो समकालीन नाटक हैं, इन नाटकों जब किरदार कर चुकेंगे, तब लगेगा कि अब एक ऐसा किरदार चुनना है जिससे कि मैं अपने को और जो मेरे अंदर एक अभिनेता रहता है उसको सार्थक कर दूं, उसकी पूर्ति कर दूं, उसका पेट भर जाए। तो अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं कि ऐसा कोई किरदार करना है, कोई सपना नहीं, अभी सब करना है जो आ रहा है। ग्रेट आंसर। हमारे बीच में एक खूबसूरत और इंसान है, प्रतीक परिहार, बहुत खूबसूरत दोस्त, बहुत खूबसूरत भाई, और बोल रहे हैं कि एक फ्रेम में हम दोनों को देखकर वो खुश हो रहा है। थैंक यू वेरी मच प्रतीक भाई। एक सवाल गौरव कुमार जी का आया है कि हम ये जानना चाहते हैं कि आजकल जैसे कि ट्रेंड चल रहा है बोल्ड सीरीज का, एंड ज्यादातर 10 में से 7 या 8 काम बोल्ड होता है, तो हम एक्चुअली कंफ्यूज होते हैं कि वैसा काम करना चाहिए या नहीं। डर ये रहता है कि बाद में वो काम जिसकी वजह से हम नेगेटिव वर्क ना हमारा हो जाए, प्रोफाइल में वो तब्दील ना हो जाए। करना चाहिए या नहीं ये तो डिपेंड करता है आप पे। यस। क्योंकि उस काम को कोई अगर कर रहा है तो वो भी एक अभिनेता ही है, वो भी एक व्यक्तित्व ही है, वो भी आपके सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है, तो उसने तो तय कर ही लिया है कि हाँ मुझे करना है। तो यानी कि उसके लाइफ के एथिक्स ऐसे हैं कि वो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं कैसे दृश्य देने तक अपने आप को सीमित करूं या ना करूं। उसको लगता है कि वो कर सकता है, उसको लगता है कि हाँ मुझे ये पसंद आ रहा है, मुझे लगता है कि हाँ चाहे अब इसकी नेगेटिव पब्लिसिटी होगी या लोग इसके बारे में ये किसी और जगह पोस्ट कर दिए जाएंगे तो उससे मुझे बहुत फर्क पड़ेगा, मेरे सोशल एनवायरनमेंट पे, मेरे लाइफ पे बहुत असर पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात है कि आपको पहले तय कर लेना चाहिए कि मुझे ये काम नहीं करना। अब चाहे उसमें कितना बड़ा भी अमाउंट हो, चाहे कितना बड़ा भी प्लेटफॉर्म हो, लेकिन अगर आप उस तरह की छवि अपनी नहीं बनाना चाहते और आपको उस तरह की छवि में अपने आप को नहीं देखना चाहते, तो ये बेशक आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ मुझे उस तरह की छवि में अपने आप को देखने में कोई गुरेज नहीं है, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। लेकिन और ये तो एक अभिनेता का आंसर हो गया कि मुझे करना है कि नहीं करना, कि वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप उस कैटेगरी में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। क्योंकि हमारे सामने, हमारे सोशल मीडिया पे ऐसे कई बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी ऐसी सीरीज भी हैं जिसमें ओपननेस है, जिसमें गालियां, और वो बहुत एस्थेटिकली बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, कहीं भी उसमें व्यभिचार या उसमें गंदगी नजर नहीं आती। लेकिन कुछ सीरीज ऐसी हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जिसमें वो गंदगी दिखाने के लिए ही बनाया जाता है, और ये उनको भी समझ में आता है कि हम ये क्यों परोस रहे हैं। तो उनके साथ जो अभिनय करने वाले लोग हैं वो उस व्यभिचार या उस मनस्थिति के लोग हैं कि वो करने के लिए तैयार है। उसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, वो उनकी खुद की चॉइस हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो उनकी चॉइस है। अगर वो मेरी चॉइस नहीं है तो मुझे नहीं जाना। अब दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप नहीं देखना चाहते, लेकिन वो आपको मजबूर, वो आपकी आंखों के सामने आती हैं। तो यहाँ पर वो एक दृश्य, एक बड़ा अच्छा वो न्यूज चैनल्स में यूज करते हैं ना कि ब्लर कर देते हैं। तो हम एक सोसाइटी होके उसके लिए बोले भी, अगर वो एक सीमा से ज्यादा ही अतिशयोक्ति हो रही हो
तो हम उसके बारे में बोले भी कि नहीं आती है, लेकिन एक ठीक है, एक उसकी भी एक ऑडियंस है, तो हम उसको अपनी नजर से ब्लर कर दे तो ज्यादा अच्छा है। तो ब्लरनेस में ही एक अच्छा ऑप्शन है कि आप उसको देखना ही छोड़ दें। तो अगर एक मेजोरिटी वैसी बनती है कि उस तरह का प्लेटफॉर्म या उस तरह के प्रोडक्ट्स अगर आप देखना ही बंद कर देंगे तो लोग बनाना बंद कर देंगे, लेकिन फिर भी वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उस तरह के प्रोडक्ट्स देखने के लिए ऑडियंस बहुत सारी है। तो वो उस तरह के प्रोडक्ट आपके पास आएंगे, और आप अभिनेता हैं तो आपको वो ऑफर भी होंगे, क्योंकि आप अच्छे दिखते हैं, आप सुंदर दिखते हैं, आप गोरे हैं या कैसे भी हैं। जो एक अभी बहुत ज्यादा फिल्मों में चलता है ना कि अरे यार तू गोरा नहीं है, तो भाई हम तो काले हैं, हमारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, आप देख ले मैं कैरेक्टर में फिट होता हूँ कि नहीं होता हूँ। तो मैसेज भी आता है कि नहीं आपका फेयर कलर नहीं है, तो आप ये सीन नहीं, मतलब ये आप नॉट फिट, प्लीज रिलीज योर डेट। तो ये भी कभी कभी सुनने को मिलता है, लेकिन जो कि यहाँ दिमाग में कभी असर ही नहीं होता। तो उस तरह की सीरीज में वैसे लड़कों को रखा भी जाता है, तो वो आपकी चॉइस पे है, कर सकते हैं। अगर आपको करना है, नहीं करना है तो कोई भी आपको नहीं करवा सकता कॉलर पकड़वा के कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, आपकी चॉइस है, आप एक्टर हैं, थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप जब एक अच्छा काम करेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ ये मेरी चॉइस थी, ये करना चाहता था। तो वो सेटिस्फेक्शन है यहाँ पर, थोड़ी सी एक थोड़ा सा एक छिछलापन। अच्छा जवाब दिया है गुजन भाई आपने, मैं भी सेटिस्फाई हुआ और मुझे विश्वास है कि गौरव भी सेटिस्फाई हुए होंगे। बिल्कुल। एक कंचन है, कंचन जरिया आपसे सवाल कर रही है सर, एज ए डांसर आई एम आस्किंग टू यू, एक्सप्रेशन एंड एक्टिंग बोथ आर सेम, समवेयर आर टोटली डिफरेंट। सवाल करती हैं समवेयर और टोटली डिफरेंट। समवेयर कहाँ, समटाइम्स, मतलब ये कि ठीक है। क्या पहला क्या पूछा उसने, कंचन ने क्या पूछा कि भाव कि एज ए डांसर आई एम आस्किंग टू यू एक्सप्रेशन एंड एक्टिंग बोथ आर सेम। हाँ नहीं तो अभिनय का तो हिस्सा ही है ना, अभिनय करने के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स है ना, तो एक्सप्रेशन उनमें से एक्सप्रेस कर रहे हो आप, और कई चीजें एक्सप्रेस ना करके भी वो एक एक्सप्रेशन है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं दुखी हूँ, वो भी मेरा एक एक्सप्रेशन है कि मैं नहीं बता रहा। तो दोनों कनेक्टेड ही आपस में, और मेरे हिसाब से कभी समवेयर मतलब किसी एक स्टेज पे या किसी अलग स्टेज पे अलग अलग कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह जीवन में आपके एक्सप्रेशन और आपकी भावना, आपका अभिनय कभी अलग नहीं हो सकता, तो वैसे ही कभी भी आपके मंच पे या किसी भी कैमरे के सामने या स्टेज पे वो कभी आपसे अलग नहीं हो सकता। डांसर्स के साथ और ज्यादा होता है, क्योंकि डांसर के साथ उसकी बॉडी भी है, बॉडी के साथ जो एक्सप्रेशन की जो एक डिग्री है, वो एक्सप्रेशन की डिग्री बढ़ती है, तो उस डिग्री और जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उसकी डिग्री की मात्रा भी बढ़ती है, वो डिग्री बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे अभिनय आता है। तो एक सामान्य जिसको हम रियलिस्टिक एक्टिंग बोलते हैं, तो वो वहां पर उतनी हेल्पफुल नहीं है डांस में, जिसमें हम भरतनाट्यम करते हैं या हम श्रृंगार दिखाते हैं कथक में और बाकी सारे डांस फॉर्म्स में। तो उसमें हल्का सा भावना को, आपके भाव को, उसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाते हैं। अब आपके जो ये भाव भंगिमा है सारी, जो इसको तो आप खींचते हैं, आपको थोड़ा सा एलोब्रेट करते हैं, चाहे वो मेकअप के जरिए हो जैसे कथकली में होता है, तो उसको एक थोड़ा सा एक लार्ज उसकी डिग्री बढ़ाते हैं ताकि वो क्लियर दिख जाए, क्योंकि वो एक फॉर्म वैसा है कि जिसमें आपका संवाद नहीं है, तो आपका शरीर है, तो शरीर के साथ उस कहानी को, उस भावना को, या जो उस गीत में आ रहा है, जो उस ताल में, उस राग में, जो संगीत में बद्ध होकर जो आ रहा है, उसको समझाने के लिए आपको शारीरिक चेष्टाएं ज्यादा करनी है, वो एक्सप्रेशन आपको ज्यादा डालने हैं डांस फॉर्म में, क्योंकि उसमें भाषा की कमी है। भाषा हो सकता है कि गाने से आ रही हो, लेकिन आपको वही भाषा इस तरह से दिखानी है कि वो शरीर भाषा आ रही है, लेकिन डांस करते समय लोगों को ये ना सुनाई दे कि मुझे अलग से गाना सुनाई दे रहा है, लोगों को ये लगे कि मुझे आपके एक्सप्रेशन में से वो भाषा निकल कर आ रही है, मुझे सुनाई दे रही है। और अगर ऐसा हो जाए कि वहां से गाना चल रहा है कृष्ण का या दुर्गा जी का कोई सभी भरतनाट्यम में, और वो फेस में से गाना सुनाई दे, आपकी मुद्राओं में से गाना, रिदम, आपकी मुद्राओं में से रिदम सुनाई दे, कि जब आपने एक मुद्रा बनाई या आपके जो पैर पड़ रहे हैं, तो लोगों को ये ना लगे कि कुछ मृदंग या पखावज बज रहा है या कुछ और बज रहा है तो वो अलग से सुनाई दे रहा है, वो आपके पूरे शरीर से सुनाई दे कि म्यूजिक शरीर के थ्रू मेरे पास पहुंच रहा है दर्शक के पास, कि आप डांस जब देख रहे हैं तो आपको सिर्फ डांसर दिखाई दे, और जो सारा म्यूजिक है वो डांसर के थ्रू, उसके शरीर, उसके पोस्चर, त्रिभंग, उसका बैठना, उसके एक्सप्रेशन, आईब्रोज, मुद्राएं, उसके थ्रू म्यूजिक सुनाई दे, तो फिर वहां पर अचीवमेंट है
डांसर का। तो एक्सप्रेशन और अभिनय, अभिनय एक बॉक्स है और उस बॉक्स में एक छोटा सा एक ड्राइव है, उसका नाम है एक्सप्रेशन। उसमें बहुत सारी चीजें और भी, तो सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। आप घड़ी चलाने के लिए घड़ी को जब खोल के देखेंगे तो उसमें बहुत सारे छोटे 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 रिंग्स होते हैं, बड़े छोटे बड़े छोटे, लेकिन उसमें से एक भी रिंग निकाल दिया जाए तो घड़ी नहीं चलती। यानी कि बहुत जितने भी हिस्से हैं अभिनय के, जब तक ये एक साथ नहीं जुड़ते तब तक आप एक अच्छे परफॉर्मर या अच्छे अभिनेता या अच्छे डांसर नहीं हो सकते। तो वो कनेक्शन बहुत जरूरी है। ओके, ग्रेट। आगे का एक बहुत प्यारा सवाल आया है फिर से। अब सवाल आने शुरू हो गए हैं क्योंकि जो हाँ। यात्रा थी वो जैसी खत्म हुई, सवाल जवाब शुरू हो गए। सवाल है कि अपोजिट करेक्टर के एटीट्यूड को जानने के लिए क्या हमें उसे उसकी हिस्ट्री को भी जानना जरूरी है, या सिर्फ किसी इंसिडेंट के बेस पर उसके बारे में एटीट्यूड फॉर्म कर लें? नहीं, हाँ, डिपेंड करता है कि वो चरित्र है कैसा, आपका सह चरित्र जो है वो है कैसा। अगर वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं और मेरे पापा, अगर मैं अपने पापा को पूरी तरह से जानता हूं तो मुझे जानने की जरूरत, मुझे जानता ही हूं, मेरे पापा हैं, मेरे को कहानी पता है। नहीं पता होगी तो मैंने कभी जीवन पूछा होगा कि पापा कैसे रहता है, बचपन में क्या करते थे। लेकिन जब कोई एक ऐसा चरित्र आपके सामने आके खड़ा होता है कि जिसके बारे में आपको पता ही नहीं, अचानक से एक पुलिस वाला आपके सामने आ गया और उसने आपको गलती से पकड़ लिया, अब उसके व्यवहार के बारे में आपको जानना ही नहीं, आप पता ही नहीं, तो एक अभिनेता होने के नाते आप उस चरित्र के बारे में जान सकते हैं, लेकिन एक चरित्र होने के नाते आप मंच पर या कैमरे के सामने ये नहीं दिखाएंगे कि आप उसको जानते हैं। तो एक वर्ड है जिसको हम बार बार बोलते हैं, वो एंटिसिपेशन कर देना, कि एक्टर बहुत ज्यादा एंटिसिपेट कर दिया, अरे हमें पता चल गया कि तू ये रिएक्ट करने वाला था। तो अभिनेता की मुश्किल ही यही है, मुश्किलात ही यही है कि जब वो रिहर्सल करेगा, जब वो अपने कैरेक्टर के साथ, अपने को एक्टर के साथ, तो उसको पता चल जाएगा कि इसकी जर्नी क्या है, ये कहां से आता है, ये कैसा पुलिस इंस्पेक्टर है, ये अच्छा है कि बुरे हैं, ये बहुत ईमानदार हैं, ये बहुत सीनियर है, बहुत गुस्सेल है। तो आपको तो पता चल गया रिहर्सल में, लेकिन आपको उस वक्त ऑन कैमरा या ऑन स्टेज दिखाना ऐसा ही है कि मैं इन इंस्पेक्टर को नहीं जानता। तो यहां पर नहीं दिखाना अभिनय है, कि आपको वो चीज नहीं शो करनी है, वो एंटिसिपेशन नहीं आना है कि आप उसको जान देखो, कि आपने 15 दिन उसका रिहर्सल करी है, वो जिस तरीके से बिहेव कर रहा है उससे आप समझ गए कि इसका बिहेवियर यही है, और कल के दिन और रोज रिहर्सल में वो आपको दिख रहा है करता हुआ कि वो उसका कैरेक्टर भी बिल्डअप होता चला जा रहा है और वो भी आपको नोटिस कर रहा है। तो यहीं पर वो चीज छुपानी है कि आज जब शो के दिन जब आप पहली बार उससे मिले हैं तो लगना चाहिए कि आप पहली बार मिले हैं। यानी कि आप पता ना भी करना चाहें तो आपको एक सह कलाकार होने के नाते आपको ये पता चल ही जाएगा कि वो चरित्र कैसा है। लेकिन एक एक्टर होने के नाते वहां पर आपको एक कवर लगाना ही पड़ेगा कि उस दिन मंच पे दर्शकों को ऐसा ही लगे कि मैं आज पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन आपका मन जानता है कि आप इससे पहले मिल चुके, क्योंकि आप उसका रिहर्सल कर चुके। तो आपके एक्टर को तो पता है, लेकिन आपके कैरेक्टर को नहीं पता होना चाहिए। तो अब आपको जानना है कि नहीं जानना, ये आपका एक्टर तय करेगा, जो आपके अंदर रहता है, जो अभी हम बात कर रहे हैं वो तय करेगा। लेकिन मंच पे जाने के बाद फिर आपका चरित्र तय करेगा कि मुझे क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। अगर उस चरित्र की ये सीमा है कि नहीं जानता, तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगना चाहिए कि आप इस दूसरे सह चरित्र को जानते हो या नहीं जानते। तो वही उसी को वो छुपाना ही है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि विंग्स इसलिए नहीं लगाई जाती कि हम क्या दिखाएंगे, विंग्स इसलिए लगाई जाती है कि हम क्या छुपाएंगे, हम छुपाने के लिए कर्टन्स लगाते हैं। तो वो एक अभिनेता भी वो उस चरित्र को छुपाने के लिए अपने ढेर सारे कर्टन्स लगाता है कि किसी दर्शकों को ना पता चले कि हम लोग दोस्त हैं और हम लोग पिछले 1.5 महीने से 45 दिन से रिहर्सल कर रहे हैं। जब वो आए तो वहां पर आप दोनों की दोस्ती नहीं, वो एक अलग अलग भिन्न भिन्न समाज से आए हुए 2 लोग लगने चाहिए, 2 चरित्र लगने चाहिए। तो पता करें, लेकिन उसको छुपाने की कला भी जान लें कि इसको छुपना भी चाहिए। यस गुदन भाई, एक सवाल आया, बेसिक सवाल है, हालांकि ज्यादातर उस सवाल का सामना हर एक अभिनेता करता है अपने जीवन में, और खासकर वो ज्यादातर लोग करते हैं जो बहुत ज्यादा अभ्यास करके नहीं आते। तो बेसिक सवाल है शिव का कि लाइन भूल जाते हैं वो कैमरे के सामने तो और जब कोई अच्छा एक्टर यानी कि बड़ा एक्टर कुछ होता है, लाइन अगर भूलता है तो डायरेक्टर इरिटेट नहीं होता। लेकिन अगर ये जो 1 डे 2 डे या करेक्टर एक्टर जाते हैं और लाइन भूल जाते हैं तो डायरेक्टर इरिटेट हो जाता है, रीटेक करता है, तो बार बार डांटता है फिर डायरेक्टर
तो लाइन ना भूलें, उसके लिए क्या करें? वो अभी हम कल दादा के यहाँ बैठे हुए थे तो कहते हैं ना कि एक प्रोसेस होता है कि आप एक अपनी लाइंस कि आप तय करते हैं, मतलब एक एग्जांपल ऐसा है कि आप तय करते हैं कि मेरी ये लाइन है, मुझे इसको याद करना है। अब मैं उसको याद करने के लिए बैठा और मैंने उस लाइन को 10 बार पढ़ा और मैं किसी अपने डायरेक्टर के सामने या सीन पे पहली बार गलती तो कोई कहीं ना कहीं गलती तो होगी ही होगी, तो 10 बार पढ़ा था मैंने और मैं भूल गया। यानी कि उस दिन मैंने तय किया कि 10 बार पढ़ने के बाद मुझे लाइंस याद नहीं होती। अब मैंने तय किया कि अब मैं आज से 20 बार पढ़ूंगा और मैंने 20 बार पढ़ी लाइंस, उसके बाद भी भूल गया। यानी कि मुझे समझ में आया कि 20 बार में भी काम नहीं चल रहा, मुझे 40 बार पढ़नी पड़ेगी। तो ऐसे करते करते अपनी लाइंस की जो काउंट है वो बढ़ाते रहो जब तक आपको अच्छे से याद ना हो जाए। तो ये तो तरीका है। तो जैसे वो एक बहुत अच्छा तरीका है ना, वो बार बार कहते हैं कि जब आप कोई एक चरित्र करते हैं और आप दीवार के सामने किसी एक पॉइंट पे खड़े होकर जब आप बार बार ये बोलते हैं कि मैं राजा हूं, 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 और जब 1000, 3000, 5000 बार बोलते हैं तो अचानक से आपके अंदर राजा आ जाता है, ना चाहते हुए भी आ जाता है, क्योंकि आप बार बार बोल रहे हैं और आप ही अपनी आवाज को सुन रहे हैं। तो वो बिल्डअप हो जाता है आपके अंदर राजा, वो एटीट्यूड राजा जैसा आ जाता है। कि एटीट्यूड इसलिए बिल्डअप होता है क्योंकि आपके दिमाग में राजा की इमेज होती है, नहीं होगी तो नहीं बिल्डअप होगा, इसलिए इमेज रखनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि लाइन शायद इसलिए भी है कि वो नर्वस हैं हम बहुत ज्यादा, और हमारे जिंदगी के हर किसी भी एक्टिविटी की जो जड़ है वो सांस है। तो यानी कि हो सकता है कि आप इतने नर्वस हो गए शायद कि आपके जो ब्रीदिंग है वो इतना ज्यादा फास्ट हो गया है कि आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और आपने जो लाइंस याद करी थी वो वहां से वाइप आउट हो गई। यानी कि आपको अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना है। तो जी आप जितना नॉर्मल आराम से सांस लें, शायद हो सकता है कि आपका दिमाग उतना ज्यादा काम करे। तो ये दो कारण हो सकते हैं कि या तो आप आराम से सांस लें। अगर आप बहुत आराम से सांस लेते हैं, आप नर्वस नहीं हैं, तो यानी कि आपकी याद करने की प्रॉब्लम है, आपको 20 बार में या 100 बार में याद नहीं होता। तो जैसे ही आपको स्क्रिप्ट मिली है तो आपने तय कर लिया कि भाई मुझे इसको 100 बार तो पहले पढ़ना है, 100 बार पढ़ लूंगा कि मैं आज नहीं जाने वाला, मैं आज नहीं जाने वाला, मैं आज नहीं जाने वाला, मैं आज नहीं जाने वाला। 100 बार पढ़ने के बाद फिर आपको याद करने की कोशिश करनी कि अब मैं इसको याद कर, अब बिना देखे पढ़ना है, आज मैं नहीं जाने वाला। तो हो सकता है कि वो याद होना शुरू हो जाए। तो दो तरीके हैं, या तो अपनी ब्रीथ पे कंट्रोल कर लें, दिमाग को शांत कर लें, या फिर आप उसको इतनी बार पढ़ें कि आपको देखने की जरूरत ही ना पड़े। वो कहते हैं ना कि मेथड है, टॉम कहते तो कोई बड़े बड़े हॉलीवुड के एक्टर्स इसको फॉलो करते हैं कि लाइंस इतनी बार बोल लो, इतनी बार बोल लो कि वो लाइंस बचे ही ना कि वो लाइन है, वो आपकी अपनी हो जाए कि ये तो मैं बोल रहा हूँ। तो लाइंस को इतनी बार रट्टा मार लो ताकि कोई बोझ ही ना आए कि मैं लाइंस बोल। एक आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि फिर ये तो सवालों का कारवां लगातार चलता रहेगा, दर्शक हमारे बढ़ते रहेंगे। तो ये एक आखिरी सवाल दीपिका जी पूछ रही हैं, जानना चाहती हैं आपसे कि गोदान जी, आप और आपकी वाइफ दोनों ही आर्ट फील्ड से हैं। ये तो भाभी जी से जुड़ा हुआ सवाल अब हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो बोल रही कि जब आप एक ही आर्ट फील्ड से हैं, आप एक्टर हैं और वो डांसर हैं, तो आप दोनों का आर्ट फील्ड आप दोनों को कितना प्रोफेशनली डेवलपिंग एंड लर्निंग मोटिवेशनली सपोर्ट करता है? कहीं ना कहीं बहुत छोटे छोटे चंक होते हैं कि आप ये पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि अरे छोटी चीज कभी काम, छोटी चीज बहुत काम में आती है। तो होता है कभी कभी, जब कभी ऑडिशन बनाया, कोई प्ले किया, जब मैं मुंबई में प्ले कर रहा था, क्योंकि भोपाल में उसने मुझे परफॉर्म करते हुए नहीं देखा है स्टेज पे। मुंबई में देखे, उसने 2 नाटक देखे हैं। कीला मैम का नाटक के सर ने डायरेक्ट किया था, मरीचिका, जो पृथ्वी में हुआ था, और एक छोटा कश्मीर जो ईला मैम ने डायरेक्ट किया था, और एक मेरा बैचमेट है धीरेन्द्र, उसने एक नाटक किया था, डॉग, 2 नाटक किए थे, डॉग वे और ओग धुनी। तो इन 4 नाटकों में उसने मुझे एक्टिंग करते हुए देखा है। तो वही कभी कभी छोटी छोटी बातें होती हैं कहीं। और वैसे कि आप एक्टर हैं, आप गलती करेंगे, आप गलती नहीं करेंगे तो आप अगले परफॉर्मेंस को कैसे सुधारेंगे। तो वही कभी कभी पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि यहाँ पर कहीं कुछ ये गड़बड़ था, ये कैरेक्टर थोड़ा सा मिसिंग लग रहा था, यहाँ पे एक गाना था मेरा प्ले में, गाना ठीक से नहीं गा पाए, और उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मेरे कॉस्ट्यूम्स को लेकर, क्योंकि मैं अपने कॉस्ट्यूम्स में इतना ध्यान नहीं देता। ये मेरा प्रॉब्लम है एज एन एक्टर कि मैं पता नहीं क्यों मेरा दिमाग मेरे कॉस्ट्यूम में जाता नहीं है। अगर मेरे यहाँ से, अगर मैं कोई कुर्ता पहना है, अगर वो यहाँ से उठ भी रहा है तो मैं ध्यान नहीं देता। लेकिन सही बात है कि वो सामने से खराब लगता है, वो कहीं ना कहीं बार बार एक कैरेक्टर की, एक्टर की इमेज या कैरेक्टर की इमेज गड़बड़ करता है कि वो कुर्ता उठा हुआ लग रहा है, बार बार नजर में जाते हैं कुर्ते का ठीक फिटिंग नहीं। तो पायल मुझे बार बार टोकती है, कॉस्ट्यूम पे ध्यान नहीं देते, आप मेकअप पे ध्यान नहीं देते। पता नहीं वो मेरा प्रॉब्लम है कि सच में मेरा ध्यान नहीं जाता। मैं
इतना ज्यादा कलर्स को लेके भी कॉन्फिडेंट नहीं रहता, मैं हल्का सा कलर ब्लाइंड भी जैसा हो जाता हूँ कि मुझे कलर समझ में नहीं आते। तो उसका इन मामलों में, क्योंकि उसका मेकअप, कॉस्ट्यूम, थोड़ा कभी कभी पॉस्चर, तो इन चीजों में उसका ज्यादा ध्यान रहता है। तो मैं इन दो चीजों में हमेशा मात खाता हूँ, कॉस्ट्यूम और मेकअप। मुझे कोई देता है कि हाँ ठीक है कॉस्ट्यूम पहन लो, जैसे इवन मैं कभी कोई प्ले भी डायरेक्ट करता हूँ तो मैं कॉस्ट्यूम में डिसीजन नहीं ले पाता कि ये कॉस्ट्यूम इस कैरेक्टर के लिए, एक हद तक, एक सीमा तक पहुंच जाता हूँ, लेकिन अगर उसको बहुत बेहतर बनाना है, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, तो वहां कहीं कहीं थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होती है कि लगता है फिर पायल हेल्प करती है कि नहीं इसको ऐसा रखो, नहीं इसको ऐसा रखो, इसको ऐसा डिजाइन करो। तो उस चीज में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। मेकअप में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, मुझे बार बार बोलती है मेकअप किया करो, मेकअप किया करो, अच्छे से मेकअप किया करो। और मुझे पता नहीं, बड़ा अटपटा लगता है स्टेज पे मेकअप करना। हाँ अगर कोई बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर है, दाढ़ी लगानी है, यहाँ से क्रॉस जा रहा है, या कुछ माथा फटा हुआ है, कुछ ऐसा है, नाक ज्यादा लंबी है, तो उसमें कर लेता हूँ। लेकिन एक बेसिक अगर मेरे जैसा ही कैरेक्टर है, मेरी उम्र का, नाटकों में मेकअप करता हूँ। मुझे बड़ा अजीब सा अटपटा सा लगता है, तो उसकी ये बहुत हेल्प हो जाती है, वो एक मोटिवेशन भी है। और एक्टर हैं, एक्टर की लाइफ में तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते ही हैं, आपको समझ में ही नहीं आता कि रे यार अभी क्या करूं। हम सिखाने समझाने के लिए बहुत आगे आते हैं कि देखो आप समझो, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, ये है वो। लेकिन वो वैसी वाली बात होती है कि जब एक व्यक्ति 10th पास करके 12th में चला जाता है, 11th में आ जाता है, तो जब वो 10th में बजा, अरे 10th है, अरे यूं ही पास कर लेगा यार। लेकिन जो 10th में होता है उस समय उसकी जान दुख दुख हो रही होती है, और जब आप 12th में आ रहे होते हो तो आपकी जान दुख दुख हो रही होती है। तो हम बताने के लिए तो बता देते हैं कि देखो ऐसा अभिनय होता है, ये कैरेक्टराइजेशन है, ये है। लेकिन जब आप अभिनय कर रहे होते हो, जब आप परफॉर्म कर रहे हो, तो आप भी उसी परिस्थिति, उसी स्थिति में होते हो। तो वहां भी आपको किसी की जरूरत होती है कि, तो जब आप उस परिस्थिति में फंस जाते हो, जब नहीं समझ में आता, तो एक सामने वाला जो आपका पार्टनर है वो भी उसी फील्ड से बिलोंग करता है, वो डांसर है, तो वो कुछ चीजें ऐसी आपको बोल देता है, वो कुछ चीजें आपके साथ ऐसी शेयर कर देता है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं ठीक है ना यार, कर लेंगे, चलो बेहतर है। क्योंकि आप भी कभी ना कभी लो पड़ते हो, डाउन हो जाते हो, तो एक आर्ट फील्ड का व्यक्ति आपको सपोर्ट कर देता है कि नहीं स्टेज ऐसा नहीं, आप ऑडियंस की मत सोचो, आप ऐसे करो, आप इस पे को ऐसे क्यों नहीं अप्रोच करते, थोड़ा ये कर लो। तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है आपके लिए। और ये चीजें हो भी रही है, पिछले 5 साल बहुत हुई है, समझ बढ़ी है अभिनय को लेके, जिंदगी को लेके। बहुत तो खूबसूरत यही इसका बात आंसर। कही है। और भूषण भाई, मजा आ गया, मतलब आनंद आ गया, ये शाम बन गई है। हाँ एक ऊर्जा, बहुत अच्छी मेरी ऊर्जा का संचार हो गया है। और कल भी एक हमारे बीच में एक बहुत खूबसूरत इंसान, आपके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से आपके सीनियर हैं, युवराज शर्मा जी, वो आने वाले हैं। अच्छा। हाँ। चिल्ड्रेन थिएटर में बहुत अच्छा वर्क किया है, माइम बहुत अच्छा करते रहे, लेखक हैं, अभिनेता हैं, निर्देशक हैं। फिलहाल गुड़गांव में निवास करते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, गुरुग्राम, अब तो गुरुग्राम हो गया है, गुरुग्राम। तो वहां हाँ। निवास करते हैं। तो कल हम उनका भी स्वागत करेंगे शाम 7 बजे। और गोदन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार कि आपने जो इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों तक पहुंचाई है, आपकी जो रंग यात्रा जिस सहजता के साथ आपने व्यक्त की है या अपनी अभिव्यक्ति दी है, वो अद्भुत है। और आपको सैल्यूट है, आपके काम को सैल्यूट है, अरे यार। आपकी यात्रा को सैल्यूट है। और परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाले 2021, मैं कहूं कि 20 एंड ही, जल्दी ही आप बॉलीवुड की लगातार लगातार, मतलब इतनी फिल्में कह के आप हमें टाइम ही ना दे पाए, कह के अरे यार देख भाई आज तो टचवुड, मैं शूट कर, आप टचवुड, टाइम ही ना मुंह में दे घी पाए। शक्कर। तो आई होप ऐसा ही होने वाला है, मुझे पूरी उम्मीद है अरे कि मैं तो ऐसा ही होने वाला है। हाँ, बिल्कुल ऐसा हम ही तो होगा चाहते हैं कि कि खूब काम करें। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, वक्त लगता है, महल खड़ा होने में थोड़ा वक्त लगता है। थोड़ा वक्त लगता है। वक्त लगता है। वह तो वक्त कोई लगता बात नहीं, वक्त लगाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है। है। थैंक यू, थैंक यू सो हाँ, मच थैंक यू वेरी दे भाई मच। बुलाने के लिए, बातचीत करने के लिए। और जितने लोगों के मैसेज आए, सवाल पूछे, जितने लोगों ने देखा, उन सबको तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग यहाँ रुके, आपने सुना। और आज आज की परिस्थिति में जो भी अचीवमेंट है, जो भी काम सीखा है, तो जितने भी भोपाल के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के, संगीत नाटक अकेडमी के, मुंबई शहर के मेरे सारे फिल्मों के डायरेक्टर्स, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। आपने काम दिया, आपने बहुत कुछ सिखाया। और बस यही कि ये जीवन, ये यात्रा ऐसी चलती रहे, खूब अच्छा काम करें, मिलते रहें, दोस्ती बनी रहे और मेहनत करते रहें। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हेलो, आवाज आ रही है गोतन भाई? हाँ हाँ, आ रही, आ रही, आ रही। हाँ हाँ, वो बीच में फोन आ गया था ना, तो फोन आने की वजह अच्छा से अच्छा कट अच्छा। जाता है।
नहीं, बस हमने सबका थैंक यू वेरी शुक्रिया अदा मच कर दिया है। अगेन सभी लोगों को, जितने भी दर्शक जुड़े थे, जितने भी अभिनेता जुड़े हुए थे, जितने दोस्त भाई या जितने सीनियर जुड़े हुए थे, सभी को थैंक यू वेरी मच। बीच में बार बार कट रहा है कि आवाज जैसे ही हेलो, हाँ, तो अब विदा लेते हैं इस शाम की बिल्कुल समापन। तो मजा आया। थैंक यू वेरी मच अगेन गोदन भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं, बाय 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 बाय। बाय बाय।